सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। एंड हैप्पी रामनवमी सभी को। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है और हमारे बैच का भी है ना। तो पहली बात तो आपने रोना नहीं है। दिल पे जख्म खाते हैं, हैजान से गुजरते हैं, एतबार बढ़ता है और भी हाथ का। अच्छा, कौन है ये? जागरूक जनता। अच्छा, तो आज कैसा फील कर रहे हो तुम लोग? बैच की आखिरी क्लास। बैच हम लोगों का स्टार्ट कब हुआ था? क्यों? एंड आई नो काफ़ी लोगों का स्टार्टिंग जीके को लेके आएगा, बताता हूँ अभी, ठीक है। अच्छा, ये आखिरी क्लास तो है लेकिन विदाई वाली क्लास नहीं है ये। विदाई वाली क्लास संडे को होगी, ठीक है। हाँ अंशुल यादव जा रहे हो तुसी ना जाओ। अच्छा, नहीं बेटा, बैच ख़त्म हो रहा, हम जा नहीं रह गए, ठीक है। तो संडे को अपने विदाई समारोह होगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग बैच और एनीथिंग, ठीक है, आगे कैसा क्या रहेंगी चीज़ें, तो वो मैं डिस्कस करूँगा आपसे। कब? वो मैं डिस्कस करूँगा आपसे संडे को। ओके, ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं प्रगति आपको स्वागत करता हूँ। क्या? अच्छा, क्या ये सब क्या लिखे जा रहे हो? चलो, कल से कौन बोलेगा हेलो एवरीवन? बेटा निशान, हम ही बोलेंगे और कौन बोलेगा? स्टैटिक। हाँ हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखो, जो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी वाला सेक्शन है वो आपको रिकॉर्डेड ही मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ भी नया नहीं पूछा गया है। इनफैक्ट पूछा ही नहीं गया है, ज़्यादा क्वेश्चंस तो पूछे ही नहीं गए। तो अगर आप कोर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो देखो अगेन मैं भगवान तो हूँ नहीं कि मैं आपको बोल दूँ कि नहीं आया था तो आएगा भी नहीं। क्यों? ये डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है। नहीं कल को मेरे ऊपर आके चढ़ोगे कि तुम ही बोले थे कि आ नहीं रहा है। हाँ, आ नहीं रहा है तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि एनवायरनमेंट, अगर आपकी बाकी चीज़ें पेंडिंग हैं तो आपको फोकस करने की ज़रूरत है। किस चीज़ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है? जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं। एनवायरनमेंट आप देख सकते हैं, ऐसा कोई बहुत लंबे चौड़े आपको लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, छोटा से 2 से 3 लेक्चर्स आपको मिलेंगे और उसी में आपका पूरा एनवायरनमेंट ख़त्म हो जाएगा। तो नया करवाने से मतलब नहीं है, उसी टाइम में मैं आपके लिए कुछ और बेटर डिलीवर कर सकता हूँ। जो लोग 4.0 बैच में, वैसे तो आज ही डिस्कस नहीं करना चाहिए, संडे वाली क्लास में अच्छे से मैं आपको बताऊँगा कि 4.0 बैच में अब किस तरीके से खेला होगा। किसका खेला होगा? आप में से जो लोग पुराने बैच में थे उनको पता होगा, रिवीजन अरीना का खेला होगा अभी, ठीक है। किस तरीके से खेला खेला जाएगा? काफ़ी लोग तो ये खेल पहले ही खेल चुके होंगे, है ना। ये खेल मैंने पहले खेला हुआ है, लेकिन जो नए होंगे एकदम 4.0 बैच हैं तो वो उनके लिए पहली बार होगा ये खेल, ठीक है। हाँ, PYQ सीरीज 6 कब तक आएगा? ये सारी चीज़ें आई विल आंसर ऑन दी संडे, ठीक है। संडे को जो हमारा सेशन होगा उसमें बतियाएंगे मिलके, ठीक है। काफ़ी मज़ा आता है नहीं बतियाने में? आता ही नहीं आता? संडे को बतियाएंगे, ठीक है। चलो, अभी यहाँ पर हम पढ़ते हैं। हाय सर, आई एम फ्रॉम तेलंगाना। ओके दिलीप, आई एम फ्रॉम यूपी। चलो, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखने से पहले कल जो हमने लेक्चर देखा था इलेक्ट्रिक करंट, वो हम देखते हैं। सो कंसिडर द फॉलोइंग। अच्छा, किस ने खीर खाई? आज खीर खा के क्लास लेने आया है। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, SI यूनिट है कूलॉम, एंड इट इज मेजर्ड यूजिंग एन एमीटर। 1 एम्पीयर इज इक्वल्स टू 1 कूलॉम पर सेकेंड। बताइए। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यस, चार्ज का रेट क्या है? करंट है। सिंपल। करंट क्या है? एम्पियर। चार्ज क्या है? कूलॉम। टाइम क्या है? सेकेंड।
तो 1 कूलॉम पर सेकेंड इज़ 1 एम्पियर। एसआई यूनिट इज कूलॉम किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, नो एम्पियर। इट इज़ यूजिंग, ठीक है, इट इज़ यूज्ड यूजिंग एन एमीटर, ठीक है, इट इज़ मेजर्ड यूजिंग एन एमीटर, यस। गैल्वेनोमीटर का भी यूज़ करते हैं क्या, क्यों, लेकिन अंतर क्या होता है गैल्वेनोमीटर और एमीटर में? आंसर 1, 3 एंड 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अंतर ये होता है कि जो गैल्वेनोमीटर है ये करंट के मैग्नीट्यूड को तो मेजर करता ही है, साथ ही साथ डायरेक्शन को भी मेजर करता है, नहीं डायरेक्शन भी अपन को दे देता है ये, ठीक है। दूसरा सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट इज़ द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। Potential difference, which means V is equals to work done in moving that charge, that is W upon Q. SI unit volt होती है। It is measured using an ammeter, no। किससे मेजर करता है, जल्दी से बताइए। 1 volt is equal to 1 जूलॉम पर कूलॉम, यस, दिस इज जूल, दिस इज कूलॉम, तो जूल पर कूलॉम, ऑप्शन नंबर 4 भी सही होगा, स्टेटमेंट 4। इसको हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर का यूज़ करके। 1, 2 एंड 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेजिस्टेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के ऑफ द कंडक्टर, ट्रू। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फॉल्स। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, येस इट डज डिपेंड। और टेम्परेचर के हिसाब से कैसे वेरी करता है, हमने देखा था कंडक्टर्स में अलग तरीके से बिहेवियर होता है और सेमी कंडक्टर्स में अलग तरीके का बिहेवियर होता है। यहाँ पर इंक्रीज़ करने पे इंक्रीज़ होता है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे इंक्रीज़ होता है रेजिस्टेंस। सेमी कंडक्टर के केस में उल्टा होता है, डिक्रीज़ होता है ये, ठीक है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटीरियल। रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटीरियल पे भी डिपेंड करता है, बात बिल्कुल सही है, नेचर ऑफ मटीरियल पे भी डिपेंड करता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। अगर रेजिस्टिविटी, ठीक है, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा, और अगर रेजिस्टिविटी कम होगी तो कम रेजिस्टेंस ऑफर होगा, ठीक है, डन, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए। इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, सॉरी इन ऑल रेजिस्टर्स, ठीक है। तो पहला वाला आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा, ठीक है, सारे रेजिस्टर्स में जो करंट है वो सेम होगा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज इज सेम अक्रॉस इन ऑल रेजिस्टर्स। इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज इज सेम अक्रॉस, रॉन्ग। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट इज सेम, रॉन्ग, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तभी है जो हमारा डोमेस्टिक सर्किट होता है हाउस होल्ड्स में, दैट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Heat produced is given by the formula this, I square RT, true. Heat produced is directly proportional to the resistance. Heat जो है directly proportional resistance के, true. Heat produced is inversely proportional to the square of current. Heat produced is inversely proportional to the square of current, no, directly proportional. Heating effect is used in electric heater and fuse. ये भी सही होगा, 1, 2, 4 ऑप्शन मेरे। खत्म हो गए पांचों क्वेश्चंस, ऑल राइट। अब आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको देख के आपको क्या समझ आ रहा है, पढ़ के क्या समझ आ रहा है? कल हमने पढ़ा था क्या, कल हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट का हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं, जब उनमें करंट पास होती है तो वो हीट होते हैं। लाइक पंखा चलते चलते गर्मा जाता है, इसका हम यूज़ भी लेते हैं कहीं कहीं पे, जैसे कि पानी गर्म करने वाली जो इलेक्ट्रिक रॉड होती है, हीटर होता है, ठीक है, वहाँ पर हम इसी पर्टिकुलर चीज़ का यूज़ लेते हैं। जो आयरन होती है, जो स्त्री जिससे करते हैं, इसी चीज़ का यूज़ लेते हैं। किस चीज़ का, कि जब करंट पास करवाएंगे तो वो गर्म होगा और उसी गर्मी का हम इस्तेमाल लेते हैं। समझ आई बात? तो वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और वो किसने दिया था, किसने डिस्कवर किया था? जेम्स जूल जी ने डिस्कवर किया था। इसी तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है इलेक्ट्रिक करंट का, यानी कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, वह फिर मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाता है, यानी चुंबकीय प्रभाव देता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये कैसे डिस्कवर हुआ? एक बार हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेट क्या कर रहे थे, डिफ्लेक्शन मतलब अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो कर रहे थे लैबोरेटरी में, ठीक है। तो जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब वो जैसे इस तरीके से वायर पड़ी हुई थी, ठीक है, वायर पड़ी हुई थी, जब उससे वो करंट मूव करवा रहे थे तो यहाँ पर पास में ही वायर के पास में एक मैग्नेटिक कंपास था।
एक मैग्नेटिक कंपास ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो जैसे ही वो उस पर इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते उसमें डिफ्लेक्शन होती। ठीक है, जैसे उन्होंने पास करवाया तो डिफ्लेक्शन हुई। अब उनको लगा कि ये कोई संयोग होगा, फिर पास करवाई उन्होंने, फिर हुआ, फिर पास करवाई, फिर हुआ। तो वो समझ गए दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। और बाद में फिर यहीं से डिस्कवरी हुई किसकी? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर से किसी चीज़ से पास होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करता है, जिस तरीके से एक मैग्नेट यानी चुंबक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द फिनोमिना वेयर, ठीक है, टॉर्च जल गई रुको, ठीक है, where an electric current flows through a conductor produces a magnetic field around it. This field can exert force on other magnet or moving charge that we'll learn in the later phase or later part of this lecture. Deflection of a compass needle placed near a current carrying wire. The strength of the magnetic field increases with the amount of current flowing through the wire. यानी कि मतलब क्या है? मतलब साफ ये है कि जैसे ही उन्होंने, या फिर इन जनरल भी, आप इसमें क्या करेंगे, करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेंगे। जैसे ही आप इसमें करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेंगे, डिफ्लेक्शन का भी मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा। यानी आप अगर करंट डबल पास करवाएंगे, डिफ्लेक्शन भी डबल होगा, दुगना होगा। और पता है, अगर आप इससे करंट उल्टा कर देंगे तो डिफ्लेक्शन भी उल्टा होगा। मतलब ये है कि अगर अभी नीडल इधर को डिफ्लेक्ट कर रही थी और आप करंट इधर को फ्लो करवाने लगोगे तो नीडल इधर की ओर डिफ्लेक्ट करेगी। समझ रहे हैं? चलिए, तो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वायर। अभी मैंने बताया, आप इस तरीके से, लाइक फॉर एग्जांपल ये है, अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, तो कंपास जो है डिफ्लेक्ट होगा। अभी उल्टा कर दो, इधर को फ्लो करवा दो, तो कंपास दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा। किसने डिस्कवरी करी थी इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की? हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने। कब करी थी? 1820 में, 1820 में करी थी इन्होंने ये डिस्कवरी। ठीक है, ओके। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में समझते हैं, ये होती क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी हमने देखा कि किस तरीके से जब करंट को पास करवाएंगे वायर से तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करेगा, जिस तरीके से एक मैग्नेट, एक चुंबक जनरेट करता है। देख लेते हैं चुंबक किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है। ठीक, ये आप जो अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक है चुंबक, मैग्नेट। इस तरीके के चुंबक को बोलते हैं बार मैग्नेट। क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट बोलते हैं। तो जब इसमें ऑब्जर्व करी गई क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो ये पाया गया क्या कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कुछ इस शेप में, जिस शेप में आपको इस फिगर में दिखाई जा रही हैं। क्या शेप है इनका? ये सर्कुलर है, सर्कुलर है पहला। दूसरा, ये नॉर्थ से निकल रही हैं, नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ की तरफ जा रही है, दूसरा। तीसरा, ये मैग्नेट के बाहर था कि नॉर्थ से निकल रही हैं, साउथ में जा रही हैं। ठीक, और अंदर क्या होता है? साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। अगेन मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ होगा, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ होगा। ये मत भूलिएगा आप, समझ आइए आपको बात। अब आपको ये आएगा कि किसने मतलब देखा है क्या कि नॉर्थ से साउथ में ही जाती हैं, साउथ से नॉर्थ में नहीं जा सकती हैं? नहीं जा सकती, नॉर्थ से साउथ में ही जाती हैं। एक्चुअल में ये कन्वेंशन है। क्या है ये? एक कन्वेंशन है जो जनरली फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने देखा ये देखो साउथ से निकली नॉर्थ। कन्वेंशन है जो माना जाता है कि भाई नॉर्थ से निकलती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, साउथ में जाती हैं, इस तरीके से। ठीक, अंदर गई, घुस गई, अब साउथ से नॉर्थ में जाएगी, इस तरीके से। समझ आई बात? ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय अ करंट कैरिंग वायर इज अ फोर्स फील्ड दैट इन्फ्लुएंसेस अदर मैग्नेट एंड मूविंग चार्जेस। वो भी इस पे आएंगे यार, ठीक है, उस पर रुको। व्हेन आयरन फिलिंग्स आर स्कैटर्ड अराउंड अ मैग्नेट दे बिकम टेम्पररी मैग्नेट थ्रू मैग्नेटिक इंडक्शन एंड अलाइन एंड टू एंड अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आपको समझ नहीं आ रही होंगी, मुझे पता है। ठीक, अब यहाँ पे रुको एक सेकेंड, एक मुझे पिक्चर लगाने दो तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, बस 3 चीज़ें तो तुम पहले याद करो, ये चीज़ें आगे काम आएंगी। पहली चीज़ सर्कुलर होती है, पहली चीज़ सर्कुलर होती है। दूसरा, बाहर कहाँ से? नॉर्थ से साउथ में जाती है। तीसरा, अंदर साउथ से नॉर्थ। ठीक है,
स्क्रीन दिख रही है अभी? क्यों? कैन यू सी दी स्क्रीन? ओके, चलो अभी दिख रही होगी, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं कुछ तो हुआ क्या, मैग्नेट लिया गया और कुछ आयरन फिलिंग्स डाली गई। आयरन फिलिंग्स का मतलब ये होता है आयरन का चूरा, लोहे का चूरा, ठीक है। तो चूरा यहाँ पे जैसे डाला और थोड़ा ठोंका नीचे से, ठोंका तो इन्होंने खुद को अलाइन कर लिया और वैसे ही अलाइन किया जैसे कि हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अलाइन करती हैं, देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है कुछ? आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि थोड़ा सा सर्कुलर पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप देखने का प्रयास करें ढंग से तो आपको सर्कुलर पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस तरीके से, ठीक है, कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही हैं। और जैसे कि यहाँ पे आप देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी क्लोज हैं एक दूसरे से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी क्लोज हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड या फिर जो आयरन का चूरा है कितना जोर का इकट्ठा हो रखा है दोनों पोल्स पे, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। यानी कि साफ हमें समझ में आया कि जो हम पढ़ते हैं वही एक्चुअल में होता है और यहाँ से हमें साक्षात मैग्नेटिक फील्ड के दर्शन हो गए। कैसे? कि हमने ये देखा कि जब इसको हमने ठोका और इसको अलाइन करवाया तो किस तरीके से जो आयरन का चूरा है जिसको हम आयरन फिलिंग बोलते हैं उसने खुद को उसी डायरेक्शन में, उसी अलाइनमेंट में खुद को अलाइन कर लिया जिस अलाइनमेंट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जिससे कि हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हाँ ऐसी ही होती हैं, सर्कुलर होती हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है और अंदर नॉर्थ से साउथ। समझ आ गई बात? ठीक। तो एक चीज़ और याद रखोगे, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर होंगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी और जहाँ पर दूर दूर होंगी, जहाँ पर दूर दूर होंगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वीक होगी। समझ में आई बात? वही लिखा है, फिलिंग आयरन फिलिंग क्लम्प मोर डेंसली नियर द पोल्स showing that the magnetic field is the strongest near the poles. This pattern of fillings gives a clear visual impression of the magnetic field around the magnet. और ये ध्यान रखना है, जैसे लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, उसी सेम तरीके से लाइक पोल्स जो होते हैं वो रिपल करते हैं एक दूसरे को और जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि नॉर्थ में रिपल्शन होगा, साउथ में रिपल्शन होगा, लेकिन जो नॉर्थ साउथ है उसमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। समझ आ गई बात यहाँ तक? ठीक। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लेके दे ऑलवेज ग्रो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। ये भी मैंने आपको बताया कि हमेशा ये जो आपका उत्तरी ध्रुव है उसे दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगी। इनसाइड द मैग्नेट दे गो फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। ये भी है मैंने अभी आपको बताया कि बाहर तो नॉर्थ से साउथ जाएंगे लेकिन अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगी। द क्लोजर द लाइन्स आर स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड। जितनी पास में होंगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी पास होंगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर। कभी एक दूसरे को क्रॉस या फिर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि अगर ये करेंगी तो उसका मतलब ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो जाएंगे जो कि पॉसिबल नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से क्रॉस करती है तो यहाँ पे ये डायरेक्शन हो जाएगा और यहाँ पे ये डायरेक्शन हो जाएगा। अब एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के दो डायरेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है ना। इट इज़ लाइक कि भाई अब मैं ये बोल दूँ कि एक ही टाइम पे मैं यहाँ पे भी प्रेजेंट हूँ और मैं सो रहा हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। भाई एक टाइम पे मैं एक ही चीज़ कर सकता हूँ ना, तो वही है। इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, कट नहीं करती हैं। दे शो द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये डायरेक्शन और स्ट्रेंथ को दिखाती हैं। स्ट्रेंथ कैसे दिखाती हैं? जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी और जहाँ दूर होंगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। सिंपल। ऑल राइट। हिंदी में भी लिखा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और प्रबलता को दर्शाती हैं। ठीक है, कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो, और हमेशा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव और अंदर में दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं। ठीक, तो अभी हमने क्या बताया, पढ़ा? ठीक है, हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़, कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। और इनिशियली हमने पढ़ा कि एक जो तार होता है और उसमें अगर करंट बह रहा है तो उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है, डन। ओके, अब इनका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है वो समझते हैं। जैसे ये एक तार है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट दौड़ रहा है, इसमें कहाँ दौड़ रहा है? ऊपर की ओर दौड़ रहा है। ये देखो एरो दिखा रहा है आपको, ऊपर की ओर दौड़ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स
centered on the wire, these circular magnetic field lines form around the wire when electric current flows through it. ये स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरीके से होंगी, गोल गोल होंगी। समझ आ गई आपको बात? इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो गोल गोल होंगी, सर्कुलर फॉर्म में होंगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहली चीज़ तो तुमको यही याद रखनी है कि जब एक स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सर्कुलर नेचर की होती है, ठीक। और इसका जो डायरेक्शन है वो दिया जाता है राइट हैंड थंब रूल से। कौन से रूल से? राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल? राइट हैंड थंब रूल। कैसे? अपना जो अंगूठा है, थंब है, उसको करंट की डायरेक्शन में रखना है। जैसे करंट ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है तो इसको हम ऊपर की ओर रखेंगे अंगूठे को, और रखने के बाद अपनी जो उंगलियां हैं उनको रैप करेंगे। रैप करने से मेरा मतलब ये है कि उनको अंदर की ओर लेके आएंगे। आप सभी लोग ये करो अभी साथ में, ऐसे हथेली अपनी रखो सामने, अंगूठे को ऊपर की ओर रखो, अब हथेलियों को मोड़ो। तो हथेलियाँ आपकी ओर आएंगी कि नहीं आएंगी? बताओ मुझे। हथेलियाँ आपकी ओर आएंगी कि नहीं आएंगी? भाई मेरे इसी तरीके से आएंगे ना। यहाँ देखो, पहली चीज़ तुम ये समझ लो, जैसे हमारी 4 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में 2 और दिशाएं हमें पढ़नी पड़ती हैं, अंदर बाहर, अंदर बाहर। पूरा खेल किसका है? अंदर और बाहर। तो जब ये मैं उंगलियां फेरूंगा तो यहाँ पे ठीक है। तो पहली बात तो तुम ये याद कर लो, अंदर, अंदर मतलब इन, ठीक है, इन। इसके लिए यूज़ करते हैं सिंबल ये क्रॉस, और आउट के लिए क्या यूज़ करते हैं? डॉट। याद रहेगा, डॉट, डॉट का यूज़ करते हैं। तो तुम मुझे बताओ, ये पॉइंट 1 पे और ये पॉइंट 2 है, कहाँ क्रॉस होगा, कहाँ डॉट होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मुझे, कहाँ क्रॉस होगा, कहाँ डॉट होगा? आप कैमरा में करके दिखाओ। अच्छा, तो भाई यहाँ पे 1 वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे उंगलियाँ बाहर की ओर आएंगी, सिंपल। तो यहाँ पर कौन सा मैं यूज़ करूँगा सिंबल? डॉट, और यहाँ पर क्रॉस, ठीक। तो एक चीज़ आप नोटिस करो कि इस तरीके से आपकी कुछ बनी है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं आपकी इस तरीके से बनेंगी, यही बनेगी, यही डायरेक्शन होगा, इधर की ओर, इधर की ओर डायरेक्शन होगा। और ये डायरेक्शन कौन सा होगा? दिस इज़ योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन है ये? एंटी क्लॉकवाइज है। तो करंट ऊपर की ओर जा रहा है तो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब मैंने अभी पीछे बताया था कि अगर करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यानी अगर मैं करंट अब नीचे की ओर डालूंगा, करंट अगर मैं नीचे की ओर कर दूंगा, तो अभी सभी लोग इसको करो, करो जल्दी से। अंगूठा नीचे और क्या आ जाएगा, और उंगलियां आपकी देखो ऐसे रैप होंगी। अगर मैं ये इस तरीके से करंट बनाऊँ नीचे, तो अब आपकी उंगलियां ऐसे रैप होंगी कि यहाँ से अब बाहर निकलेगा और यहाँ पे अंदर की ओर जा रही होंगी, ठीक है। ऐसे ही हो रहा होगा, देखो अब ऐसे ही हो रहा होगा, ऐसे ही हो रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाएगा। कैसे डायरेक्शन आ जाएगा? क्लॉकवाइज। समझ आ गया, ठीक है। हिंदी में आप देख सकते हैं सब कुछ लिखा हुआ है किस तरीके से, कहाँ पे अंदर की ओर होगा डायरेक्शन, कहाँ पर बाहर की ओर होगा, ठीक है, डन। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरीके से वैरी करती है? डिस्टेंस जैसे आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती है। कैसे पता? बहुत आसान है। आपने कभी ना कभी तो नोटिस किया होगा, चुंबक के पास जैसे ही कोई चीज़ लेके आओगे तो अट्रैक्शन बढ़ने लगता है। होता है कि नहीं होता है? जब कोई भी चीज़ आप चुंबक की, जैसे आयरन वगैरह लेके आते हो, कोई भी चीज़ का मतलब ये नहीं प्लास्टिक ले आओगे तो चिपक जाएगी। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि वो सब्सटेंसेस जो कि चुंबक के प्रति प्यार दिखाते हैं उनको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। इसमें आता है आयरन, इसमें आता है निकल, इसमें आता है कोबाल्ट। तो ये होते हैं फेरोमैग्नेटिक, जो आयरन के प्रति मैग्नेट के प्रति प्यार दिखाते हैं, यानी कि आते ही वो चपक जाएंगे, ठीक है। तो जब इसको लेके आएंगे तो जैसे अब यहाँ पे रखा है, मान लो यहाँ पे कोई आयरन रखा है, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हल्का सा पास लाओगे, हल्का हल्का कुछ फील होने लगेगा, और जैसे ज़्यादा पास लाते जाओगे ज़्यादा फील होने लगेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम करते जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। So vice versa is also true. That means as you go farther away from the wire, the magnetic field becomes weaker. Okay, done. अब आते हैं करंट पे। अभी हमने देखा कि करंट, ठीक है, करंट है और करंट से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आ रही है। अगर हम करंट की मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर दें तो
अभी पढ़ाया भी था, मैं बताया भी था, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। करंट को डबल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी डबल हो जाएगी, यानी कि स्ट्रॉन्गर करंट प्रोड्यूसेस अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक ना, वही सेम चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है कि किस तरीके से जब करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, जब करंट नीचे की ओर होगा तो यहाँ पर आपको कैसा डायरेक्शन देखने को मिल रहा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, ऊपर की ओर यहाँ पर उल्टा दिखाया गया है। ठीक है, जब आप इसको ऊपर की ओर रखोगे, ऊपर की ओर, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ठीक है, कि आपकी उंगलियाँ कुछ इधर की ओर आएंगी। ठीक है, ऐसे करके। ओके, तो चेंज इन करंट सिंपल डायरेक्शन करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया। ओके, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लूप। अब इस पर रुक जाओ अभी थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि अभी लूप वगैरह अभी नहीं पढ़ा हम लोगों ने। पहले एक सर्कुलर टर्न की वजह से किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होती है और वो हमें पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि ये नंबर ऑफ लूप वगैरह क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? अब ये एक दूसरा रूल है, मैक्सवेल का स्क्रू रूल। जो भी पढ़ा था वो राइट हैंड थंब रूल था, वही सेम चीज़ इससे निकलती है कि जब आप एक स्क्रू को टाइट करोगे, लाइक मैक्सवेल स्क्रू रूल इज अ वे टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। रूल क्या बोलता है? इमेजिन करो टर्निंग अ राइट हैंडेड स्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में उसको टर्न करने की कोशिश करो, देन द डायरेक्शन इन विच द स्क्रू रोटेट्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे करंट का डायरेक्शन ये है तो उसको नीचे की ओर रख दो, उसको पॉइंट कर दो, फिर घुमाओ, जहाँ की ओर घूमेगा वही डायरेक्शन होगा आपका, सिंपल। ठीक, क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है? क्लियर हो गया यहाँ तक? लास्ट लेक्चर है क्या ये? हाँ हाँ, लास्ट ही लेक्चर है। समझ आ गई चीज़ कि मैक्सवेल्स का स्क्रू रूल वही बताता है जो राइट हैंड थंब रूल बताता है, कोई नई चीज़ यहाँ पे नहीं है। बस वही है कि वहाँ पे अंगूठे को रख रहे थे करंट के डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हम किसको रख रहे हैं? यहाँ पर हम अपने जो स्क्रू है, स्क्रू जो अब इसको घुमाएंगे तो वो नीचे की ओर जाएगा ना, तो बस उसी डायरेक्शन में रखना है। अगर करंट ऊपर की ओर है तो इसको ऊपर की ओर कर दो, ख़त्म। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि नीचे की ओर करंट है, करंट कहाँ है? नीचे की ओर है यहाँ पर, है कि नहीं? और ये इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक, डन? ठीक है, चलो आगे बढ़ें, अभी आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एम्पियर्स लॉ, इसको थोड़ा सा रोक लो। ठीक है, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड रुकना। एक मुझे यहाँ पर पिक्चर लगानी है, तभी थोड़ा सा क्लियरली समझ में आएगा एम्पियर्स लॉ भी और आपका सोलेनॉइड वाला भी कॉन्सेप्ट। एक सेकेंड। चलिए, तो अब भी दिख रहा है आपको? क्यों दिख रही हैं सारी चीज़ें कि नहीं दिख रही हैं? अभी हमने क्या पढ़ा था? एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक सर्कुलर टर्न ले लिया, एक गोल ऐसा टर्न से ले लिया, एक, ठीक है, टर्न ले लिया मैंने, या फिर एक लूप से ले लिया, उसकी वजह से, एक सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी। अब ये मैं एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ, यहाँ पर ये एक सेगमेंट जो है एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ये जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, ये सेगमेंट ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। आप देखो ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, और स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड कैसी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होती है। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब विद अ कॉमन सेंटर। ठीक है, अब क्योंकि करंट, अगर आप देखो करंट इधर की ओर जा रहा है, तो अगर अब आप राइट हैंड थंब रूल का लगा के यहाँ पर इसका डायरेक्शन निकालने की कोशिश करोगे तो आपको यही डायरेक्शन निकल के आएगा।
यही पर्टिकुलर डायरेक्शन निकल के आएगा, जो कि कैसा है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज है। करंट ऊपर की ओर जा रहा है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड। अब ये करंट ऐसे 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 जाएगा और यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से डायरेक्शन होगा नीचे की ओर। तो अगेन यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल यूज़ करो तो तुमको यहाँ पर मिलेगा कि यहाँ पर ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, कुछ इसी तरीके से तो होंगी स्ट्रेट, जैसे यहाँ पर दिखाया गया सेंटर में। ऑलराइट, तो बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एक सर्कुलर लूप है उसमें सेंटर में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब ये अगर करंट का डायरेक्शन तुम रिवर्स कर दोगे तो वो भी रिवर्स हो जाएगा, क्या, पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएगा। ओके ओके, ठीक, डन, क्लियर है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करो, अगर मैं तुमसे अगर बोलूँ यहाँ पे सेंटर में, ये जो सर्कुलर लूप है इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर है या बाहर की ओर है, बताओ मुझे ज़रा, अंदर की ओर है या बाहर की ओर है। तो आप बोलोगे सर वो अंदर की ओर घुस रही हैं, देखो अंदर की ओर घुस रही हैं, ठीक है, अंदर की ओर घुस रही हैं। अगर आप इस तरीके से करोगे अपना एक्सपेरिमेंट राइट हैंड थंब रूल वाला, तो अंदर की ओर घुस रही हैं। अंदर का मतलब क्रॉस और बाहर का मतलब डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे तो डॉट होगा, यहाँ पे भी डॉट होगा, लेकिन इस सर्कुलर लूप के अंदर वो क्रॉस ही होगा, सब अंदर की ओर घुस रही होंगी। हमेशा ध्यान रखना कि क्या कि जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, एंटी क्लॉकवाइज, और जो साउथ पोल है वो हमेशा क्लॉकवाइज को। मतलब ये है, तो मुझे बताओ ये एंटी क्लॉकवाइज है, नॉर्थ पोल, यही पढ़ा था हम लोगों ने, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है। तो मैं क्या ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये जो हम लोग फेस कर रहे हैं, मतलब जो बाहर की ओर है, ये साउथ पोल होगा और नॉर्थ पोल इसका अंदर की ओर होगा, ठीक है, ये साउथ पोल को डिनोट कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं, अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं साउथ पोल होगा और अंदर की ओर नॉर्थ पोल होगा आपका, ठीक। अब इसी से बनता है आपका क्या, अभी एम्पियर्स लॉ कुछ नहीं है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज लूप इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप। कुछ नहीं, जैसे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम बी से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल बी होता है, ठीक। अब ऐसे बहुत सारे सेगमेंट होंगे, ये सेगमेंट होगा, ये सेगमेंट होगा, ये सेगमेंट होगा, ये सेगमेंट होगा, एक बहुत सारे टर्न वाला लूप। अभी क्या देख रहे थे, एक सर्कुलर लूप था, एक सर्कुलर लूप था, इस तरीके से था, एक सर्कुलर लूप था। अब यहाँ पर एक नहीं है, मल्टीपल है, मल्टीपल है। इसकी वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो हमें पढ़ना है, इसको सोलेनॉइड बोलते हैं, इसको सोलेनॉइड बोलते हैं। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी, कैसे, जैसे ये इस तरीके से आपको लूप दिख रहा है। पहली बात तो मैं तुमको बता दूं कि रेडियस जितना छोटा होगा लूप का उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होंगी, और जितना पास होगा ये जो आपके टर्न्स है उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेंथ जो है स्ट्रांग होंगी, और जितने नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करोगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। जैसे यहाँ एक टर्न था, जैसे यहाँ पर एक टर्न था, मैं एक और टर्न का लूप ले लेता, एक और टर्न ले लेता, एक और टर्न ले लेता, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो जाती हैं, इंक्रीज होती रहती हैं, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स पे। नंबर ऑफ टर्न बढ़ाते जाओ बढ़ती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, करंट बढ़ाते जाओ बढ़ती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, इस लूप की रेडियस कम कर दो बढ़ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो अगर मल्टीपल लूप लिए हो तो उनके बीच की डिस्टेंस कम कर दो बढ़ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, और थोड़ा यूनिफॉर्म नेचर की भी देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर मैं ग्रीन से बना रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, देखना कुछ ठीक इसी तरीके से यहाँ पे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी है। क्या कहीं डिस्टेंस ज़्यादा है, क्या कहीं डिस्टेंस कम है, ना, एकदम स्ट्रेट दिखने को मिलेगा, ना तो कहीं डिस्टेंस ज़्यादा नहीं, सर यहाँ कम है यहाँ ज़्यादा है, ठीक है। इस तरीके से सवाल पूछा किसी ने, ठीक है, नीचे ही चप्पल रखी, हम सही बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी, अंदर यूनिफॉर्म होगी, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी,
एकदम स्ट्रेट लाइन से किसी, ठीक है, वो बनाने का वो इस वजह से है, नहीं तो एकदम स्ट्रेट है ये, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होगी। लेकिन अब तुम इससे ऊपर नीचे जाओ, मतलब ऊपर नीचे जाओ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है नहीं है, तो मतलब बहुत ही कम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। यहाँ पर भी है लेकिन थोड़ा दूर दूर है, दूर होती जा रही हैं। यहाँ पर भी थोड़ा दूर दूर होती जा रही हैं। दो यहाँ से चीज़ें निकलती हैं। पहला, एक सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या है, बहुत सारे टर्न वाला लूप, उसको सोलेनॉइड बोलते हैं, के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है और सबसे स्ट्रांग भी होती है, क्योंकि जितनी पास पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सोलेनॉइड के अंदर हैं उतनी पास पास बाहर नहीं है। तो यानी सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म भी है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या लाइंस, और मैक्सिमम भी है। इससे ज़्यादा और कहीं नहीं देखने को मिलेगी। देख सकते हो यहाँ पर है कि नहीं, कितनी क्लोज हो। ब्लैक लाइंस को ऑब्जर्व करो ना तुम, ब्लैक लाइंस को कितनी पास पास हैं, और जैसे ही यहाँ से बाहर निकली देख रहे हो दूर दूर होना शुरू हो गई। वही लिखा हुआ है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, परिनालिका बोलते हैं हिंदी में, इज यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्गेस्ट for a long ideal solenoid where the length is much greater than the radius, the magnetic field outside is considered to be zero. अगर लेंथ बहुत ज़्यादा है as compared to radius, solenoid behaves like a magnet when current flows through it because it creates magnetic field that resembles that of a bar magnet. बहुत आसान है भाई। हमने अभी देखा एक सर्कुलर लूप की वजह से एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक सर्कुलर लूप में भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। भाई जहाँ करंट गुजारोगे वहाँ मैग्नेटिक फील्ड आएगी, सिंपल सी बात है। तो ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रही है, बार मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रही है ये। जहाँ पे आप देखोगे नॉर्थ, ये जैसे यहाँ से निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड, जा कहाँ को रही है, यहाँ को जा रही है, यहाँ से निकल रही है, यहाँ को जा रही है। तो भाई एक बार मैग्नेट कुछ ऐसा ही तो होता है, निकलती है जाती है। जहाँ से निकलती है उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, जहाँ को नहीं, वो तो आपने सर ऐसे बनाया था, ये नॉर्थ पोल साउथ, यहाँ से निकल रही थी। अरे भाई नॉर्थ साउथ ऑब्जर्व करो, लेफ्ट राइट नहीं ऑब्जर्व करना है। नॉर्थ से निकलती है साउथ को जाती है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से निकल रही है यहाँ को जा रही है, तो ऑब्वियसली ये नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल होगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और इसके अंदर साउथ से नॉर्थ हो जाएगा सोलेनॉइड के अंदर, सोलेनॉइड कॉइल जो है। समझ में आई बात पूरी, सोलेनॉइड की कहानी क्या है। व्हेन करंट flows through the coils of a solenoid, each turn of the coil generates its own magnetic field. अब क्योंकि बहुत सारी टर्न्स हैं, बहुत सारी कॉइल्स हैं, these fields combine to create a strong relative uniform magnetic field inside the solenoid. अंदर यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। डायरेक्शन करंट का रिवर्स करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएगा। परिनालिका समझ आया, सोलेनॉइड समझ आया, बताइए। वैसे सर आपका जवाब नहीं सर, जा बोला तब ही सिलेबस ख़त्म सर, कितना पढ़ाओगे अब तो लास्ट टाइम की तरह। अच्छा ये तो है, मैंने मार्च लास्ट ही बोला था, ठीक है। संजय दत्त भी लाइक नहीं, बेटा तुम अपना बताओ, संजय दत्त का नहीं। एम्पियर लॉ में बफरिंग हुआ था क्या? बफर कहाँ से बफर हो गया था, क्यों, कहाँ से बफर हुआ था बताना। कहाँ से बफरिंग हुआ था बताओ तो, लॉकडाउन लग गया, अच्छा कहाँ से बफरिंग हुआ था बताएंगे। अरे भाई बताओ तो, कहाँ से रिवर्स हुआ, कहाँ से हुआ था। एमपीएस लॉ, ओके। आज बार बार बफरिंग हो रही है, अच्छा कुछ बाहरी ताकतें हैं क्या ये जो अच्छी विदाई नहीं होना देना चाहती हैं। देखो एमपीएस लॉ क्या बोलता है, जैसे अभी हमने एक सर्कुलर टर्न पढ़ा था, तो ऐसे बहुत सारे सेगमेंट होंगे जिनकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे सेगमेंट होंगे, यानी बहुत सारे ये सेगमेंट, लेंथ डीएल, छोटी लेंथ होगी, उसको डीएल बोल दिया। उन सब की अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। उन सब का अगर मैं सम ले लूँ, जिसको इस इंटीग्रल साइन से दिखाते हैं, दैट वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब ये म्यू नॉट आई क्या है, म्यू नॉट को बोलते हैं यहाँ पर परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और आई क्या है, नेट करंट। ये आप 11th 12th का कॉन्सेप्ट है, 9th 10th की आपको उसमें नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन बस पता होना चाहिए इस तरीके से कि एम्पियर लॉ होता क्या है।
ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड लूप इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप। यानी कि जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है पूरा वो टोटल करंट के बराबर होगा। सिंपल टर्म्स में करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक, ओके। तो हर एक सेगमेंट की अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसको जोड़ दो, वो पूरे करंट के बराबर होगी, नेट करंट के बराबर। ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को दिखाता है। सोलेनॉइड में तो कहीं बफर नहीं हुआ था। सोलेनॉइड पूरा समझ में आया है कि नहीं आया है? सोलेनॉइड ये क्या लिख रहा है? वॉलर मार्गोलिस, क्या ये? अरे ये तो क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है। हाँ हाँ 11th का ही है ये। हिंदी में एक बार मुझे कंफर्म कर दो, सोलेनॉइड में तो कोई दिक्कत नहीं है? ओके ठीक है, नहीं ओके ठीक है। सोलेनॉइड में भी हुआ था? अच्छा हुआ तो सोलेनॉइड में भी। चलो, तो मैंने ये कहा ठीक है कि सोलेनॉइड होता क्या है। सोलेनॉइड होता है, एक टर्न लिया था अभी, ठीक है, ये तो आई थिंक मैंने बता दिया होगा ना, इसमें तो बफरिंग नहीं हुई होगी, कि जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी एक टर्न इंक्रीज करोगे डबल हो जाएगी, एक और टर्न करो इंक्रीज करोगे ट्रिपल हो जाएगी, इस तरीके से होता है। इस लूप की रेडियस कम करते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, करंट बढ़ाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो ऐसे अगर मैं बहुत सारे लूप ले लूँ तो सोचो कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। बस इसे बहुत सारे लूप को बोल देते हैं सोलेनॉइड। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होती है, इसके अंदर ऐसे होती है और ऐसे बाहर निकलती है, ऐसे बाहर निकलती है, ऐसे बाहर निकलती है, ऐसे बाहर निकलती है, ऐसे बाहर निकलती है। तो अंदर आप देखोगे तो अंदर कितनी क्लोज है मैग्नेटिक फील्ड, और यूनिफॉर्म है, ऐसे 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 यूनिफॉर्म है। यानी ऐसा नहीं कहीं पास में है कहीं दूर है, और साथ ही साथ क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट भी आपको अंदर ही देखने को मिलेंगे। क्योंकि जैसे ही आप दूर जाएंगे, आप देखो यहाँ पे, ठीक है, जैसे ही आप थोड़ा सा बाहर गए यहाँ पे दूर दूर हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, हो गई, तो यहाँ पर वीक होगी, सबसे स्ट्रॉन्ग अंदर होगी और यूनिफॉर्म होगी, बराबर होगी। ठीक है, डन, ओके डन। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ temporary magnet, meaning it only exhibit magnetic properties when an electric current is flowing through its coil and loses its magnetism when the current is switched off. एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम एक सॉफ्ट आयरन क्या होता है, जैसे एक आयरन नेल हो गया, देखो आयरन अलग अलग तरीके का होता है, रॉट आयरन होता है, पिग आयरन होता है, जी हाँ, ठीक है, लेकिन हमें सॉफ्ट आयरन लेना है। अब ये सोलेनॉइड थी, हमने देखा था ना, बहुत सारे टर्न्स होते हैं जिसमें ये बहुत सारे टर्न की क्या है, को वायर है ये, यानी कि सोलेनॉइड है ये। क्या है ये सोलेनॉइड ही तो है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, कील डाल दी, अभी हवा थी, कील डाल दी मैंने इसके अंदर, डाल दी कील। अब पता है क्या होगा, ये जो आयरन नेल है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगी, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। क्यों? क्योंकि इसके अराउंड अभी हमने पढ़ा था इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जनरेट, इसके अंदर इसके आसपास, जिसकी वजह से क्या होगा, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लेगा, चुंबकीय प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लेगा। कौन? ये कॉइल्ड वायर, जिसकी वजह से सॉरी ये क्या बोलते हैं, आयरन नेल, उस ठीक है, कॉइल्ड वायर में तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो ही रही है क्योंकि उसमें करंट फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से आयरन नेल क्या कर लेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर कर लेगा। लेकिन जैसे ही करंट तुमने बंद किया मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ चली जाएंगी इसकी। ठीक है, सो दैट इज वाई इट बिहेव्स एज अ टेम्पररी मैग्नेट। इसका मैग्नेटिज्म टेम्पररी नेचर का है, करंट बंद मैग्नेटिज्म बंद। एज लॉन्ग एज द करंट फ्लोज द सॉफ्ट आयरन रिमेन्स मैग्नेटाइज्ड, वंस द करंट स्टॉप्स द सॉफ्ट आयरन लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म। सिंपल। तो कुछ नहीं, ये जो आयरन नेल है, जो सॉफ्ट आयरन है, दिस इज ओनली कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही से पता नहीं क्यों मुझे बचपन के दिन याद आ गए। क्या तुम्हें भी वही याद आया जो मुझे याद आया? धारावाहिक। तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे? मतलब इमेजिन करो, ठीक है, इमेजिन करो एक मैग्नेट है, ठीक है, ठीक, तुम दूसरे मैग्नेट को, कैसा भी मैग्नेट हो, ये हॉर्शू शेप है, हॉर्शू ले आओ, बार ले आओ, ओवल ले आओ, कौनो ले आओ, तो मैग्नेट को मैग्नेट के पास लेके जाओगे तो क्या होगा? कुछ तो होगा, ठीक है। लाइक एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, इस तरीके की कुछ कहावतें चला करती हैं, ठीक है। या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, उसी तरीके से मैग्नेट में भी है, या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, ठीक है,
सिंपल से समझ में आई बात, यानी कुछ तो होगा, यानी एक फोर्स लगेगा, हाँ लगेगा बिल्कुल। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा ना कभी कभी कि लेके आओगे तो या तो अगर भाई सेम पोल ले आओगे तो रिपेल करेगा, ठीक है, अनलाइक जो पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करेंगे तो तुरंत चपक जाएगा। होता है ऐसा? होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो तुम मुझे बताओ, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, और करंट कैरिंग कंडक्टर है तो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा होगा। क्यों? अभी पीछे क्या बता के आ रहे हैं, सो रहे थे तब। क्यों? करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, पक्की बात है। तो भाई एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास लेके जाओगे तो फोर्स तो लगेगा ही, कोई नई बात थोड़ी ना है। तो बस वही पढ़ना है कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जब आप लेके आओगे किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो उसको एक फोर्स, झटका लगेगा दोनों, क्योंकि उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यहाँ पर तो ये यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, और फोर्स का फॉर्मूला ये होता है आई करंट, ठीक है, ब्रैकेट में लेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस वेक्टर लेना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से जब इसको क्रॉस वेक्टर को यहाँ पे हम क्या करेंगे, हटाएंगे, खोलेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, फोर्स इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। साइन थीटा, एक दोस्त है मेरा वो थीटा बोलता है, थीटा, ठीक है। तो ये साइन थीटा। अब मुझे बताओ साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है और ज़ीरो कब होती है, फिर मिनिमम कब होती है? तो मैक्सिमम होती है इसकी वैल्यू 1 और मिनिमम होती है 0। 1 कब होती है, व्हेन थीटा इज, एंड मिनिमम क्या होता है जब व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। तो यानी कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, मान लो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ठीक है। अब आप इस तरीके से कंडक्टर को इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है, कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो उस पर सबसे जोर का झटका लगेगा, और अगर 0 डिग्री पे लेके आओगे तो सबसे न्यूनतम झटका लगेगा, या फिर लगेगा ही नहीं, 0 होगा। इसको निकालने के लिए, ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस्ड व्हेन द एंगल इज 90 डिग्री बिकॉज साइन थीटा बिकम्स 1 विच इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। व्हेन द एंगल इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, उसकी साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए फोर्स एक्सपीरियंस भी 0 हो जाएगा। अब हम किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ये तो हम समझ गए कि मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, 0 कब लगेगा, थीटा की किस वैल्यू पे, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन को निकालने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। फ्लेमिंग तुम्हारे तरह नहीं थे बेटा, अपने हाथ का सही इस्तेमाल किया उन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अपने जैसे वहाँ पे दिखाया गया, ध्यान से क्या करना है, आपके अंगूठे को, सभी लोग करो, अंगूठे को सभी को आता भी होगा, आई थिंक इतना तो स्कूल डेज में सिखा ही होगा, अब सिखा इन दी सेंस कि किया ही होगा, कम से कम उंगलियाँ तो घुमा ही लेते होगे। तो थंब, 4 फिंगर और जो मिडिल फिंगर है, ठीक है, तो मिडिल फिंगर खुद को दिखाओ, मतलब खुद की तरफ पॉइंट करो, ठीक है, और 4 फिंगर ऐसे आप कहीं भी पॉइंट कर सकते हो, किसी दूसरे की तरफ भी, लेकिन 90 डिग्री के एंगल पे रखना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा कि 90 डिग्री नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में वो इस तरीके से, अब अगर ऐसे दिखाया जाएगा तो उंगली दिखेगी भी नहीं ना, ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर की एंगल से दिखाया गया, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तीनों को 90 डिग्री पे रखना है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टेट्स दैट इफ़ यू एक्सटेंड योर लेफ्ट थंब, इंडेक्स फिंगर यानी पहली जो फिंगर होती है 4 फिंगर, एंड मिडिल फिंगर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, थंब पॉइंट्स आउट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, index finger points in the direction of magnetic field, and middle finger points in the direction of current. Father, mother, child, याद कर लो, ऐसे याद हो गया, अंगूठा फादर, 4 फिंगर, पहली फिंगर मदर और मिडिल फिंगर चाइल्ड, ठीक है। FMC, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, FMC, ठीक, याद हो गया। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड में हम करंट कैरिंग कंडक्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स का डायरेक्शन जहां अंगूठे का डायरेक्शन होगा वही हो जाएगा। समझ आ गई बात? तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लो इधर की ओर है तो मैं क्या करूंगा, अपनी 4 फिंगर को उधर की ओर पहले तो पॉइंट आउट कर दूंगा, फिर मैं देखूंगा करंट कहाँ है, करंट नीचे की ओर जा रहा है, करंट नीचे की ओर जा रहा है, ओके, तो मैं अपनी मिडिल फिंगर को नीचे की ओर कर दूंगा, मेरी 4 फिंगर इधर ही की तरफ रहेगी और मेरा जो मिडिल फिंगर है वो नीचे की तरफ हो जाएगा, क्योंकि मैंने जिस कंडक्टर को इंट्रोड्यूस किया उसमें करंट नीचे की ओर है। अब मुझे बताओ तुम्हारा अंगूठा कहाँ है, तुम्हारा अंगूठा किधर को पॉइंट आउट कर रहा है, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, अंदर, बाहर, कहाँ? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे
हिंदी में भी लिखा हुआ है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। मैंने एक कंडक्टर को इंट्रोड्यूस किया जिसमें कि करंट नीचे की ओर फ्लो हो रहा है। अब बताओ कहाँ की ओर? नॉर्थ। अच्छा, नॉर्थ में, मेरी तरफ, ऊपर, बाहर। लेफ्ट हैंड से मज़ा नहीं आता है सर। बेटे रुक जाओ भी, राइट हैंड से मज़ा दिलवाएंगे तुमको, ठीक है? राइट हैंड रूल भी है। अंदर, नॉर्थ। 99% लोगों ने गलत लिखा है। और जब तुम लोग गलत लिखते हो ना, तो सच बता रहा हूँ भाई, दिल को बड़ा सुकून मिलता है। मजाक नहीं कर रहा था, सच बोल रहा था, ठीक है? तो आप देखो यहाँ पर ये जो 4 फिंगर है, ये क्या दिखा रही है? मैग्नेटिक फील्ड। तो उधर की ओर रखो, रख दिया। मिडिल फिंगर नीचे की ओर हुई। भाई मेरे, अंगूठा तुम्हारी दिशा में नहीं आ रहा है, अंगूठा तुम्हारी ओर नहीं आ रहा है, तुम्हारी ओर पॉइंट नहीं कर रहा है, उसकी टिप तुम्हारी ओर पॉइंट नहीं कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर नहीं लग रही है। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आएगी भाई, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं। मैंने तुम्हें बताया यहाँ पे 2 डायरेक्शन होती है, अंदर और बाहर। पूरा खेल उसी का है, पहले बताए थे, लेकिन तब तो डार्केस्ट सब कर रहे थे, हैं, मौज में ले रहे थे। आ गया मज़ा? मज़ा आ गया अभी? क्यों? हाँ, अब समझ आया। ईस्ट होगा, अच्छा। ईस्ट में तो मेरा भाई वही फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ही। अंदर की ओर मतलब अंदर की, सॉरी अंदर मैं बोल रहा हूँ, सॉरी मतलब तुम्हारी ओर, मतलब वो बाहर की ओर आएगा। बाहर की ओर मतलब क्या हो जाएगा? डॉट की क्रॉस, डॉट। आउटवर्ड, बिल्कुल सही है। कमेंट में ध्यान चला गया, तो कमेंट में तो नहीं डालना है, ठीक है? हाँ, अब चलो हम और बताते हैं, ठीक है? और एक एग्जांपल देते हैं, अब बताना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर रिज्यूम करो, ठीक है? बताना। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर हो गई। डन, डन, ओके। एंड 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 अब एक काम करो, करंट ऊपर की ओर जा रहा है, करंट ऊपर की ओर जा रहा है बीबी। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ होंगी? बताओ जल्दी से। करंट ऊपर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है, वेस्ट की तरफ। अब बताओ जल्दी से कहाँ पर होगा? कहाँ पर अंगूठा जा रहा है तुम्हारा? सर रिवाइज कैसे करें? मैथ्स का 700 घंटे का कोर्स भी है, सबसे बड़ा कोर्स कंप्लीट किए हैं गुरुजी। अच्छा भाई, मेरा तो नहीं है 700 का, मेरा तो बहुत कम है। 700 घंटे कहाँ से पढ़ लिए भैया? कौन है इतना पढ़ा रहा मैथ्स 700 घंटे? क्यों 700 घंटे कौन पढ़ा दे रहा है? तो यहाँ पर आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, 4 फिंगर उधर आ जाएगी, थोड़ा सा हाथ घुमाना पड़ेगा तुमको, तो तुम उधर की ओर करो, वेस्ट, वेस्ट की ओर उधर आ जाएगी 4 फिंगर, ठीक है? ठीक है। और जो मिडिल फिंगर है ऊपर की ओर आएगी, तो आपका अंगूठा बाहर की ओर फिर निकलेगा, फिर बाहर की ओर निकलेगा, यानी आउटवर्ड, ठीक है? आउटवर्ड, अंदर नहीं भाई, आउटवर्ड। डॉट डॉट डॉट, ठीक है? डॉट डॉट आएगा, बिल्कुल बिल्कुल आपकी तरफ। यस 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 यस, बिल्कुल सही है। अब मुझे पता है, ठीक है? मेरी छाती की तरफ। अच्छा, मेरी तरफ, ओके। मुझे पता है काफ़ी लोग वही कि सर करके दिखाओ, बेटा करके दिखा देंगे, टेलीग्राम पे वीडियो डाल देंगे। जिनको नहीं समझ में आ रहा भेजे में नहीं पढ़ वो उतर रहा है अभी भी, तो हम करके दिखा देंगे उंगलियों से, तो वीडियो डाल देंगे टेलीग्राम पे, ठीक है? ओके, हाँ हाँ, आउट ही होगा। चलो, मेरा मैथ्स वीक है बहुत। अच्छा ऐसा ही है, चलो। याद है ना तारीख? बेटा 2 अक्टूबर नहीं है, ठीक? और समय नोट कर लेना, अलार्म लगा लेना, लेकिन आना ज़रूर। और अपने, हाँ, अपने दोस्तों को भी लेके आना। क्यों सर? नहीं, क्यों का मतलब क्या होता है? हर चीज़ में क्यों नहीं पूछते हैं? आना है तो आना है, सभी लोग आमंत्रित हैं, ठीक है? भोज कराया जाएगा पूरा, मस्त माहौल बनेगा एकदम। समझ आ रही बात?
हाँ चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब कोई तो पूछ रहा था सर बाएं में वो मज़ा नहीं है जो दाएं में। आओ बेटा दाएं में ले तुम, मतलब राइट हैंड रूल समझो, लेकिन ऐसे नहीं। हमने अभी देखा, पानी पी ले थोड़ा सा, गला से सूख रहा है। ठीक है, तारीख पे तारीख नहीं है बेटा, ठीक है। 3 अप्रैल फिक्स है, शाम 7 बजे। सर यू वांट जीके फॉर एसएससी जे इज योर यूट्यूब सफिशिएंट? यस, ठीक है। अगर आप बैच में हो तो सफिशिएंट है, उससे करना चाहते हो यूट्यूब से तो कम टाइम में है तो आप FRB से कर सकते हो, FRB 2.0। ओके, 20 अप्रैल रात 12 बजे नहीं बेटा, 3 अप्रैल। सर कहीं अप्रैल फूल तो नहीं बना रहे हैं? बेटा अप्रैल फूल 1 अप्रैल को होता है, 3 अप्रैल को नहीं होता है। इसीलिए हम 3 को रखे थे, पहले 1 को ही रखने वाले थे, लेकिन फिर वही हम सोचे कि भाई तुम लोग को लगेगा कि कहीं अप्रैल फूल तो नहीं बना रहे हैं, है ना। तो अप्रैल फूल बिल्कुल भी नहीं है। चलो देखो, शुरुआत में लेक्चर की जब शुरुआत हुई थी तो मैंने क्या पढ़ाया तुम्हें? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि कहीं तार में किसी कंडक्टर में करंट गुजारेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी, तार में करंट गुजारेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी। इसका उल्टा क्या सोच सकते हैं हम? उल्टा क्या, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी में होगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी तो क्या उससे करंट आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। बस वही पढ़ना है और वही फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से निकालते हैं। लेकिन इस चीज़ को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ फिनोमिना इन विच करंट इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ वोल्टेज प्रोडक्शन ड्यू टू अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। बस यहाँ एक बहुत ही की चीज़ें नोटिस करने वाला और एक वर्ड है और वो है चेंजिंग। वो वर्ड क्या है? चेंजिंग। डिस्कवरी इसकी 1831 माइकल फैराडे ने करी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। जैसे ये कॉइल है, ठीक, डन। अब ये कॉइल में ये अमीटर लगा हुआ है जो हमें बताएगा कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी क्या है? न्यूट्रल पोजीशन पे बैठा हुआ मीटर, दैट मीन्स कि करंट फ्लो नहीं हो रहा है। हमने क्या किया? इस मैग्नेट को इधर की ओर लेके, अभी क्या है? मैग्नेट बैठा हुआ है, तो मैग्नेट क्या बैठा हुआ है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन से नहीं होंगी? अरे बिल्कुल होंगी, लेकिन करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैग्नेट को मूव किया, देखो डिफ्लेक्शन हो गया। क्यों? अब बात ही समझ में आई, अब बात ही समझ में आई। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई। चेंज कहाँ हुई सर? मतलब जैसे अंदर की ओर रहेंगे तो क्या बढ़? नहीं भाई, ना ना, बढ़ेंगे घटेंगे ऐसा कुछ नहीं होगा, रहेंगी उतनी ही। लेकिन इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का बदलाव हुआ। पहले इसके अंदर कुछ नहीं था, अब जैसे जैसे आप अंदर लाते गए तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आई, फिर और आई, फिर और। क्यों भाई? मेरे पोल्स के पास में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। जैसे 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 मैग्नेट को अंदर की ओर लेके आओगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। मैग्नेट को आके यहाँ रोक दो, ये फिर से न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाएगा एमीटर, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा इसके अंदर, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा अगर रोक दोगे इसको। ऐसे अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, यानी कि चेंज अंदर बाहर से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इस पर्टिकुलर कंडक्टर, ये जो तार है उसके अराउंड चेंज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगी तभी करंट इंड्यूस होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एरो क्या दिखा रहे हैं, करंट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब समझ में आई बात? सर जैसे मान लो इसको यहीं रखें यहीं पे और इसको मूव करवा दें इसी को, तो भी करंट फ्लो हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि जब इसको, बात तो एक ही है ना, जब इसको यहाँ लेके आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी ना इसके अंदर। तो चाहे इसको मूव करवा दो चाहे उसको मूव करवा दो, बात एक ही है, करंट फ्लो करेगा। और इस चीज़ को बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट, इस फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो व्हेन द बार मैग्नेट इज पुश्ड टुवर्ड्स द इक्वल, द पॉइंटर इन द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट्स। ठीक है, क्लियर है? This either happens when a conductor is placed in a moving magnetic field or when a conductor is constantly moving in a stationary magnetic field. क्लियर है इतनी चीज़? अब यहाँ पे जो करंट इसमें प्रोड्यूस हुई, जो करंट इसमें जनरेट हुई, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, और उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज़ करते हैं, दाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक,
तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हेल्प्स डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ जनरेटर। जनरेटर मतलब भाई जनरेटर में ऐसी एनर्जी जनरेट होती है, एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बिठाई जाती है, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो बिठाई जाती है, जो फ्लेमिंग कहीं जो हम लेफ्ट हैंड रूल देख रहे थे, इस पर आपकी मोटर काम करती है। कौन? मोटर। मोटर क्या करती है? मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब उठाओ अपना हाथ सभी लोग दायां वाला, ठीक है, और एक थप्पड़ मारो जोर से अगर तुम नींद में हो तो। ठीक है, तो इसमें फिर से वही काम करना है, तीनों अंगूठे 4 फिंगर मिडिल फिंगर को 90 डिग्री में अलाइन कर लेना है। तीनों को 90 डिग्री पे अलाइन कर लिया, अंगूठा 4 फिंगर और आपका ये आपका जो मिडिल फिंगर है। अगेन वही क्या, थ्रस्ट और मोशन, यानी किस डायरेक्शन में आप मोशन करवा रहे हैं। मोशन मतलब जैसे कि हम बार मैग्नेट को ऐसे लेके आ रहे थे ना, ऐसे, तो बस वही मोशन है। तो आप इधर की ओर लेके जा रहे हैं। जो 4 फिंगर है आपकी, जो पहली वाली फिंगर है, किसको दिखा रही है? मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रही है। और जो मिडिल फिंगर है वो हमें क्या दे देगा? वो हमें दे देगा इंड्यूस्ड करंट, जो हमें निकालना है। ठीक है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से क्या निकालते हैं कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगा ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसको एक मैग्नेटिक फील्ड में लेके आ रहे हैं। राइट हैंड रूल बोलता है कि जब हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को रखते हैं तो उसमें करंट दौड़ने लगता है, और वो करंट किस डायरेक्शन में दौड़ेगा वो मिडिल फिंगर में बता देगी। ठीक, कई बार इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे, मतलब ये बोल देगा कि इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जा रहा है या ऊपर की ओर जा रहा है। इसमें या तो इस वाले में बनता है लेफ्ट हैंड रूल पे। कैसे? कि इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, प्रोटॉन ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, तो तुम बताओ कि फोर्स कहाँ लग रहा होगा। तुमको लग रहा होगा मतलब समझ में नहीं आ रहा है हमें। देखो, इलेक्ट्रिक करंट क्यों बहता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलता है। कल पढ़ाए थे किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट बहता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के, बताओ मुझे। उसके डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में, कहाँ पे? अगर मान लो इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर भाग रहा है तो करंट कहाँ दौड़ रहा होगा? करंट का डायरेक्शन क्या लोगे? हमेशा ध्यान रखना, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, यानी ऊपर की ओर। तो सवाल इस तरीके से भी बन सकता है लेफ्ट हैंड रूल का कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, उसका मूवमेंट नीचे की ओर हो रहा है, तो जो करंट लोगे ना तुम, अपनी जो मिडिल फिंगर रखोगे वो ऊपर की ओर रखोगे, मतलब जहां भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट वो करवा रहा होगा उसके ऑपोजिट। लेकिन अगर प्रोटॉन की बात कर लेगा तो जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन मूव कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में करंट भी मूव करता है। याद है कल पढ़ाया था, क्वेश्चन भी आया था कि जहाँ पॉजिटिव चार्ज वहाँ करंट, जहाँ नेगेटिव चार्ज उसके ऑपोजिट करंट। तो ये क्वेश्चन टफ लगते हैं लोगों को कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कैसे क्या पता लगाएं। ठीक है, उसी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में करंट को रख देते हैं, गलत। समझ आ गई बात? तो उसके ऑपोजिट रखना है। राइट हैंड रूल से क्या निकालते हैं? इंड्यूस्ड करंट निकालते हैं हम लोग। ठीक है, शॉर्ट सर्किट कोई नई चीज़ तो नहीं है। कल पढ़ाए थे लाइव वायर, जिसमें लगे 220 वोल्ट छूने से तेरे। ठीक है, 220 वोल्ट का जनरली होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है। ये किस कलर का होता है? रेड का होता है। ब्लैक कलर का कौन सा होता है? आपका न्यूट्रल वाला होता है, जो कि जनरली 0 वोल्ट में वो होता है। लेकिन बेटा कभी छू मत लियो कि इसमें तो 0 वोल्ट होता है। आओ छू के देखें जरा, मजा लें बेटा। इसको छूने के बाद पता है 3 शब्द क्या निकलेंगे तुम्हारे मुंह से? एनी गेसेस? गेस करना चाहो तो कर सकते हो, फिर बताता हूँ। तो यहाँ से क्या होता है कि पूरा इस तरीके से वो पूरा सर्किट कंप्लीट होता है। कई बार ऐसा होता है कि दोनों तारों का इंसुलेशन जो प्लास्टिक लगी होती है वो उधल जाती है और एक जैसे तैसे करके ज्वाइन हो जाते हैं। तो पता है पूरा करंट ऐसे ना फ्लो होके उसको ऐसा लगता है क्यों इतना दूर जाएं, जब यहीं से क्यों इतना रेजिस्टेंस। भाई किसी को रेजिस्टेंस, अब तुम लेटे हुए हो, मैं तुमसे बोलूँ बेटा जिम करो, अरे यार जिम नहीं करोगे, क्यों? आराम से मज़ा आ रहा है, ठीक है, क्यों इतना लंबा रूट। अब मैं तुमसे बोलूँ 5 लाख दे के तुम्हारा सिलेक्शन हो जाओगे, तुम पागल हो जो यहाँ पढ़ोगे लिखोगे? नहीं, तुम पागल हो क्या? नहीं हो। क्यों? क्योंकि इतना लंबा कौन जाएगा जब शॉर्ट रास्ता मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है। तो शॉर्ट रास्ता मिल गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट, पूरा लंबा सर्किट था उसमें नहीं जा रहा है, शॉर्ट सर्किट हो गया। और क्या होगा? बड़ूम बड़ाम होगा, जलेगा फिर। ओ मम्मी, अरे मोरी मैया, नहीं भाई, WTF नहीं। योगेश कुमार ने सही बताया बिल्कुल। अरे दैया रे ना, ये उत्तर आई लव नहीं बेटा। ये क्या प्रपोज करोगे क्या तुम? करंट लगेगा तुम प्रपोज करोगे उसको आई लव यू है बेटा? तुम ये शब्द होंगे तुम्हारे 3, कुछ लोग समझने वाले समझ गए होंगे और जो ना समझे वो
ना समझे फिर, ठीक है। ओके, हाँ, ओ मागू तूरू लोफ बोलेंगे ये, अच्छा। तो समझ आ गया। तो शॉर्ट सर्किट होगा और उसकी वजह से आग वगैरह लग जाती है। अभी ये दिल्ली में एक इंसिडेंट हुआ था, आपको आई होप सुना होगा आपने। मतलब 2 जगह आग लगी थी। एक तो आपने देखा होगा, आई थिंक कौन सी जगह है, मुझे जगह का नाम याद नहीं है। तकरीबन 7-8 लोग की वहाँ पे डेथ हो गई थी, एक ही फैमिली की। अभी कुछ ही हफ्ते भर पहले की घटना है। शॉर्ट सर्किट वगैरह से कोई तो आग लगी, पूरे घर में आग लग गई और जैसे तैसे सिर्फ 1-2 लोग बच पाए थे, सब लोग की डेथ हो गई। एक ऐसे ही इलेक्ट्रिक गाड़ी थी, मतलब आई थिंक टाटा की थी, मतलब बताया तो नहीं न्यूज़ चैनल वालों ने, कंपनी वाले कभी उसको डिस्क्लोज़ होने नहीं देंगे। तो उसमें क्या हुआ, वो चार्जिंग में लगा रखे थे और माना जा रहा था कि उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया था, जिसकी वजह से आग लगना शुरू हुई और बहुत जो सिलेंडर वगैरह रखे हुए थे सब सब फटना शुरू हो गया और वहाँ पे लोगों की काफ़ी डेथ हो गई। हाँ, पालम विहार में था। अच्छा, ओके। फ़िलहाल तो बारिश हो रही है। अच्छा, ठीक है, चलो, ओके ओके। So during a short circuit, the current in a circuit increases abruptly and significantly. This is because a short circuit creates a very low resistance path. अब लंबा कौन कौन इतना रेजिस्टेंस लेगा जब शॉर्ट मिल रहा है रास्ता, तो अलाउिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट टू फ्लो। और करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है। अब भाई याद करो, क्या कल हमने पढ़ा था कि फ्यूज़ लगाते हैं हम। फ्यूज़ इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि अगर ज़्यादा करंट इंक्रीज़ होगा तो अपने आप, क्योंकि करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है, वो गर्माएगा और इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। फ्यूज़ वायर का हमने बताया था हाई रेजिस्टेंस होता है और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तुरंत जैसे ही गर्माएगा ज़्यादा करंट आने का से पिघल जाएगा ये तुरंत और करंट फ्लो ही नहीं होगा, जलेंगी ही नहीं चीज़ें फिर। तो इसलिए फ्यूज़ लगाना आवश्यकता होती है, ज़रूरी होता है, सो दैट कि अगर जैसे ही ज़्यादा करंट इंक्रीज़ हो, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में ही होता है, करंट इंक्रीजेज अब्रप्टली, बहुत भयंकर, और उसका बहुत भयंकर हीटिंग इफेक्ट होगा तो जलना शुरू हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। ये तो यार कल पढ़ा दिए थे, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और आपका जो अर्थिंग होता है। अर्थिंग क्या करता है? अर्थिंग एक तरीके से एक्स्ट्रा करंट जो भी आपके अप्लाइंस में आ रहा है, फ्रिज है ना, कभी आपने नोटिस किया, पहले हमारे फ्रिज हुआ करती है लाल लाल कलर की, चाचा को मिली थी दहेज में, ठीक है, तो वो थी, ठीक है। तो उसमें क्या था, उसका इंसुलेशन हटने लगा था, मतलब लाल लाल कलर की, तो उसका प्लास्टिक ऊपर से हटने लगा था। आए दिन झन्नाटे लगते रहते थे हम लोगों को, ठीक है, क्योंकि अर्थिंग वगैरह हुई नहीं थी। नए नए यहाँ पर आए थे फ्रिज उठा के, क्योंकि तभी चाचा की शादी हुई थी, तो चाचा की फ्रिज उठा लाए थे, ठीक है। मिली चाचा को थी लेकिन उठा मैं ले आया था, ठीक है। बफरिंग हो रही है, अच्छा अच्छा अच्छा, बफरिंग हो रही है क्या अभी भी? पता नहीं आपको क्यों दिया, क्योंकि गांव में क्या लाइट आती नहीं थी, मिल तो गई थी दहेज में लेकिन गांव में लाइट आती नहीं थी, तो उसका कोई मतलब था नहीं गांव में, तो इसीलिए उसको हम यहाँ उठा के ले आए थे, ठीक है। तो तो क्या, हाँ, तो उसमें आए दिन जो है झटके लगते रहते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि कभी कभी तार जो है मेटल बॉडी से टच होने लगता है और वो पूरी जो आपके अप्लायंस है उसमें करंट को फैला देता है, तो आपको झटके लगते हैं। अब अगर आप उसमें अर्थिंग दे देंगे तो क्या होगा, जो भी करंट है एक्स्ट्रा वो तुरंत नीचे चला जाएगा। वो अगर आप जब छुएंगे, ठीक है, तो छूने से आपका, क्योंकि नहीं होगा तो क्या होगा, करंट जो एक्स्ट्रा करंट है वो आपका पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, इस तरीके से आपके थ्रू जो है अर्थ में जाएगा। अभी आपने अलग से अगर तार डाल दी, ठीक है, जो जनरली ग्रीन कलर की होती है, येलो कलर की, उससे आपका पूरा करंट नीचे चला जाएगा, ठीक है। चलो, सर भी लाइक नहीं लगते थे यार काफ़ी ज़्यादा, उसमें कर भी क्या सकते थे, ठीक है। अब रेक्टिफायर देखते हैं और बाकी, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखा करो, अपने घर में भी फ्यूज़ लगा के रखो, ठीक है, अर्थिंग है प्रॉपर की नहीं है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट से आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। नहीं, गांव का नाम तो नहीं बताऊंगा, समझ लो सर, अब आप मत लेना दहेज। नहीं नहीं, वो तो लेना पड़ेगा जी, लेना तो पड़ेगा जी, ठीक है। तो रेक्टिफायर क्या करता है, ये एसी को, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट दैट इज़ डीसी में कन्वर्ट करता है। अब एसी और डीसी में अंतर क्या होता है, तो एसी और डीसी में अंतर ये होता है कि जो डीसी होता है, ठीक है, वो उसमें करंट का डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है,
ठीक है, उसमें हमेशा, ठीक है, क्या होता है, आपको करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एवरी 1/100th सेकेंड में वो क्या करता रहेगा, डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। जो ऑल्टरनेटिंग करंट है जनरली वो कैसे प्रोड्यूस होता है, जनरली जैसे एक जनरेटर वगैरह से, ठीक है, ओके, जनरली एक जनरेटर वगैरह से। डीसी क्या है, सेल या बैटरी से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, डीसी करंट, ऑलराइट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो होती है डीसी करंट की, ध्यान रखना ये चीज़, फ्रीक्वेंसी जो होती है इसकी, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये लगभग जो एसी होता है लगभग 50 हर्ट्ज से लेके 60 हर्ट्ज तक की इसकी फ्रीक्वेंसी वैरी करती है, ठीक है। और सोर्स इसका मैंने बता ही दिया, सेल या बैटरी होती है, और इसमें जनरली जनरेटर होता है, ओके, डन। अब हम लगाते हैं इसके क्वेश्चंस, ठीक है। और जिसको भी रिकॉर्डिंग चाहिए बैच के लेक्चर्स की तो यहाँ से ले सकते हैं एनरोल करके 4.0 बैच में। ये इंग्लिश का बैच है, ये कॉम्बो बैच है जिसमें कि आपको दोनों मिलेंगे, ओके 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 ओके। 3 अप्रैल का इंतज़ार तो रहेगा ना तुम लोगों को, क्यों नहीं, नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा, कहाँ गए क्वेश्चंस, याद रखना बेटा 3 अप्रैल शाम 7 बजे। अगर तुम में से कोई मुझे ना दिखा, घर से घसीटते हुए लेके आऊँगा, ध्यान रखना बेटा। एक सेकेंड, कौन सा चैप्टर है, मैग्नेटिक फील्ड ना, हाँ ये रहा। एक हमारे टीचर हुआ करते थे, ठीक है, सर्दियों के टाइम क्या होता था, सर डू यू वॉच संडे विच सार्थक, मतलब हाँ 3 4 यस यस, थाला फॉर अ रीज़न। देख रहे हो तुम, देख रहे हो कुछ ना कुछ, थाला 3 अप्रैल को शाम 7 बजे, है है थाला फॉर अ रीजन। तुम्हारे एक सर आपकी बहुत याद आई, ओहो हो सर, शुड आई बाई फैट पेन फर्स्ट एडिशन और वेट फॉर द सेकेंड वन। तो एक टीचर थे हमारे, ठीक है सर मैं घर पर ही इंतज़ार करूँगा, मैं नहीं आऊँगा, चाय समोसा ना मिला तो, नहीं नहीं मिलेगा, प्रॉपर मिलेगा, थाला फॉर एवरी रीजन। The rule that determines the direction of a magnetic field produced around a straight conductor carrying current is, so the rule that magnetic field, the rule that determines the direction of magnetic field produced around a straight current carrying conductor, कौन सा होगा, राइट हैंड थंब रूल होगा, ठीक है। ये क्या बताता है, फोर्स बताता है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं। ये क्या बताता है, इंड्यूस्ड करंट बताता है, याद रहेगा आपको, भूलेंगे तो नहीं भूलेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग करंट कैरिंग स्टेट सोलेनॉइड इज व्हाट, 0, नो, डिक्रीज एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड्स। जब हम उसके एंड पर जाते हैं डिक्रीज होने लगती है, डिक्रीज हो रही भाई, कांस्टेंट रहती है, इंक्रीजेज एज वी मूव ना भाई, यूनिफॉर्म रहती है और मैक्सिमम होती है। द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स experienced by a straight current carrying conductor placed in a magnetic field. Force experienced by a straight current carrying conductor placed in a magnetic field which is perpendicular to it. Force. The magnetic field inside a current carrying very long solenoid is uniform, non-uniform, zero, highest at midpoint. BDY है मेरा उस दिन, BDY क्या होता है ये, अच्छा बर्थडे, ओके सॉरी बर्थडे है उस दिन, अच्छा। तो 9th का आंसर क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा भाई, ठीक है। इनसाइड तो बहुत लंबा है और रेडियस अगर कम है कॉइल्स की, ठीक है, सोलेनॉइड की, तो उसके बाहर 0 होगा, अंदर तो फिर भी यूनिफॉर्म ही रहेगा। नॉट अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, जो चुंबक के प्रति प्यार दिखाता है, कोबाल्ट, आयरन है, निकल, ये 3 मैंने आपको बताया, तो जो चुंबक की तरफ प्यार दिखाते हैं ये भी आयरन ही है एक तरीके से, सिल्वर नहीं दिखाता है, ठीक है, चांदी नहीं दिखाएगा। A charged particle moves through a magnetic field B with a velocity v. Which of the following statement is true for the force experienced by the particle? F is maximum and V and B are parallel to each other. Parallel होंगे तब, anti parallel होंगे तब, maximum and V and B are perpendicular, हाँ बस यही तो था। Q V B sin थीटा, थीटा की वैल्यू जब 90 होती है तो पूरा साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये मैक्सिमम आता है परपेंडिकुलर में 90 डिग्री पे,
0 डिग्री, यानी पैरेलल और एंटी पैरेलल में क्या होगा, 0 होगा। व्हाट हैपन्स टू अ बार मैग्नेट व्हेन इट इज़ हीटेड, तो जब गर्म करेंगे बार मैग्नेट तो क्या होगा इसका, तो उसकी पोलैरिटी बदल जाएगी, नॉर्थ का साउथ, साउथ का नॉर्थ, इट्स मैग्नेटिज्म इज इंक्रीज, इट्स मैग्नेटिज्म रिमेन्स अनचेंज्ड, इट्स मैग्नेटिज्म इज इधर रिड्यूस्ड और लॉस्ट। क्या आंसर होगा, तो आंसर होगा तो मैग्नेटिज्म उसकी कम हो जाएगी या चली ही जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ एन अनमार्क्ड बार मैग्नेट, क्या यूज़ कर लोगे, क्या यूज़ कर लोगे, कैसे किया था, पोलैरिटी निकालनी तो आयरन फिलिंग से नहीं निकालोगे, आयरन फिलिंग से तो बस ये प्रूव हो जाता है कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड इसी तरीके से बन रही है, कंपास का यूज़ करोगे। मैग्नेटाइजेशन इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, बताओ मैग्नेटाइजेशन क्या कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता है, इज़ ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इज़ ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द, जियो साइंटिस्ट के थोड़ा अच्छे क्वेश्चन होते हैं। मे नॉट वैनिश इवन व्हेन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस टू 0। ओके चलो ये तो आप कर लोगे ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स कैन बी अट्रैक्टेड बाई अ मैग्नेट, चलो पहले ये क्वेश्चन करो फिर सी रेलवे वाले करते हैं। तो कैन बी अट्रैक्टेड, प्लास्टिक अट्रैक्ट होगा, नहीं तुम बताओ प्लास्टिक क्या अट्रैक्ट होगा, कभी नहीं होगा। कार्बन होगा, नॉन मेटल है, नहीं होगा। एल्यूमिनियम हो जाता तो फेरोमैग्नेटिक ना होता, नहीं होगा। नो ने होगा इसका, नो ने, ठीक है। चलो 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 जे वालों करो जरो। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, if forefinger indicate the direction of magnetic field and thumb show the direction of motion of conductor, when stretched the middle finger will predict what, लो कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा, मिडिल फिंगर क्या दिखाएगा, फादर, मदर, चाइल्ड, चाइल्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। चलो द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नेम्ड आफ्टर विच फिजिसिस्ट हु कन्फर्म्ड मैक्सवेल्स का थ्योरी, तो हमें पता है वो किसके नाम पे रखी गई है, तो हेनरिक हर्ट्ज के नाम पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। व्हेन द करंट इन अ स्टेट कंडक्टर इज रिवर्स्ड इन डायरेक्शन, व्हाट हैपेंस टू द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड इट, तो अगर डायरेक्शन अगर चेंज कर देंगे तो क्या होगा, व्हेन द करंट इन अ स्टेट कंडक्टर इज रिवर्स्ड व्हाट हैपेंस टू इट, द पैटर्न disappears completely, patterns remains the same, pattern changes from circular to straight lines, pattern changes from circular to random lines। एक सेकेंड, ओके ओके ओके, पैटर्न सेम रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा उनका, ठीक है, बिकॉज करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है। विच सेट ऑफ फैक्टर्स करेक्टली अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग कंडक्टर, number of turns per unit length and magnitude, which set of factors correctly affects the strength of magnetic field inside a long solenoid, बताओ जल्दी से। कलर से कुछ लेना देना है, स्विच का डायमीटर लो भाई, टर्न के डायमीटर का तो भी समझ में आए कि छोटे छोटे टर्न करोगे तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, स्विच के उससे। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ एंड लेंथ ऑफ कनेक्टिंग वायर्स ओनली, सही है सही, लेकिन जो ओनली लगा ना उसके से गलत है, तो मैं हमेशा बताया ओनली, ऑलवेज, नन, नेवर, ये सब कैसे होते हैं एक्सट्रीम कीवर्ड, और ये जनरली स्टेटमेंट गलत होते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज अ करंट आई वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है, आई जो करंट है वो ऊपर की ओर जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड। यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल, what is the direction of the magnetic field lines around the conductor when viewed from the above, ऊपर से आप देखेंगे कैसे दिखेंगे, what is the direction of the magnetic field lines around the conductor when viewed from above। अब आप खुद बताओ, ऊपर की ओर अंगूठा करो और अपनी उंगलियों को मोड़ो तो ऊपर से कैसा दिखेगा आपको, जल्दी से, ऊपर से देखने की बात हो रही है, ऊपर से। ठीक, एक सेकेंड को, ऊपर से बात हो रही है ना, ओके, ऊपर से इस तरीके से आएंगी, ओके, ऊपर से, तो ऊपर से तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेट करेंगी, वर्टिकली अपवर्ड, ओके, सो दे सर्कुलेट क्लॉकवाइज अराउंड द वायर, दे सर्कुलेट एंटी क्लॉकवाइज अराउंड द वायर, दे पॉइंट रेडियली इनवर्ड्स, दे पॉइंट रेडियल आउटवर्ड्स, नॉट दिस इज रॉन्ग, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। 26, which region of the electromagnetic spectrum is most commonly used as the carrier signal in standard optical fiber communication links, low frequency radio waves, visible or near infrared, x-rays, gamma rays, तो visible और near infrared देख रहे हो,
जो एग्जामिनर है वो क्या है, कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। विजिबल और नियर, समझ रहे हो तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसने स्पेसिफिक दे रखी है यहाँ पर अगर उसने थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी रखा है, मैंने आपको हमेशा बताया कि जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होते हैं वो जनरली सही होते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो कोई रिस्क लेने में मूड में नहीं है। विजिबल और इनविजिबल भी यूज़ हो सकती है, इन्फ्रारेड भी। हम मान लो विजिबल दे दे तो कोई बच्चा चैलेंज कर देगा नहीं इन्फ्रारेड भी तो यूज होती है, इन्फ्रारेड दे दे तो कोई चैलेंज कर दे नहीं विजिबल भी तो होती है। ठीक है, तो इस तरीके से मैग्नेटिक एल्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ क्वांटिटी दैट हैज़ व्हाट। इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। याद करो हमने पढ़ा था कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि अगर कर देंगे तो वहाँ पर दो डायरेक्शन निकल आएंगे मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी होता है। अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल, इफ द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट देन द फिंगर शोज व्हाट। कौन सी फिंगर? राइट हैंड थंब रूल इफ द in the direction of current. Then the finger. Okay. वैसे हमने देखा था थंब क्या दिखाता है, मोशन दिखाता है। ठीक है, मोशन को शो करता है, ये हमने पढ़ा था। और करंट कौन शो करता है? मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर ही शो करते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली देन आपका जो फिंगर्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा सही है? मैग्नेटिक, यहाँ पे एल्ड एल्ड जहाँ लिखा है वो फील्ड होगा। ठीक है, फील्ड होगा, फील्ड होगा, फील्ड होगा ये। ठीक है, फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज जीरो व्हेन फील्ड आर डेंस, नो, वहाँ पर मैक्सिमम होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज एमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड एंटर द साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। इन साइड उल्टा हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल, नो। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, नो। वॉट डज इट मीन व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर ड्रॉन क्लोजर टुगेदर? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अगर बहुत पास पास बनाई गई किसी चित्र में, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को पास पास में बनाया गया है, तो इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर इन दैट रीजन। यस, ऑप्शन नंबर ए। Which statement is correct about magnetic field lines? They never intersect each other. Yes, correct. ये करो जरा। A straight current carrying conductor has a magnetic field B associated with it. Which of the following is correct regarding the value of magnetic field B? The magnetic field B will increase as we move away from the conductor. अब करंट कैरिंग कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। तो पहला गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। ये गया, ये गया, यानी 3 अपने आप सही हो गया। 4 और 2 में एक ही सही होगा। 3 अपने आप सही होगा, 4 और 2 में एक ही सही होगा। मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द कंडक्टर, तो आंसर खत्म हो गया, 2 और 3 हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड फिल फर्स्ट डिक्रीज व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इंक्रीजेज। भाई करंट इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी, खत्म। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सही है। Force on the conductor acts perpendicular to both the current and the magnetic field. जो फोर्स है वो हमेशा परपेंडिकुलर लगता है करंट और मैग्नेटिक फील्ड के, बिल्कुल। आप देखोगे तभी तो तीनों उंगलियां 90 डिग्री पे होती हैं, नहीं होती हैं? क्यों? तीनों उंगलियां 90 डिग्री पे नहीं होती हैं, तो फिर तो फोर्स और जो फोर्स परपेंडिकुलर होगा करंट और मैग्नेटिक फील्ड के, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज करेक्ट? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सही है? दे ओरिजिनेट ओनली फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज करेक्ट? दे ओरिजिनेट ओनली फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, हमेशा सेंटर से ही निकलती हैं। दे शो द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, दे फॉर्म क्लोज लूप इनसाइड एंड आउटसाइड द मैग्नेट। भाई अंदर मैग्नेट के क्लोज लूप थोड़ी ना था, देख लो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन थी, फिर यहाँ पे क्लोज लूप बन रहे थे ऐसे करके, है कि नहीं? बाहर ही तो बन रहे थे क्लोज लूप, अंदर तो नहीं बन रहे थे। दे ऑलवेज इंटरसेक्ट, भाई दे नेवर इंटरसेक्ट, ऑलवेज तो छोड़ ही दो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहला और दूसरा भी, दे ओरिजिनेट ओनली फ्रॉम द सेंटर ओनली, दे शो द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। पाथ नहीं दिखाते हैं भाई चार्ज पार्टिकल का, ठीक है, डायरेक्शन दिखाते हैं और स्ट्रेंथ दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहाँ पर जो सबसे सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। ठीक है, क्लोज लूप बनाते हैं ये,
क्योंकि ए बी और डी तो मतलब डी तो भयंकर वाला गलत है, ए भी गलत है और बी भी पूरी तरीके से गलत है, सी एटलीस्ट कुछ तो सही है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे अपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो, आखिरी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ सोलेनॉइड आर सर्कुलर। अब सोलेनॉइड के अंदर सर्कुलर थी? नहीं भाई, ऐसी स्ट्रेट लाइन बन रही थी, तो पहला गलत। ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन सोलेनॉइड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यस बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ करंट पे बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिपेंड करती हैं। स्ट्रेंथ ऑफ करंट इंक्रीज करोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी। और इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, नहीं रेजिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं यहाँ पर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के बाहर, तो कैसे निकलेंगी? साउथ पोल, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स इज जनरली प्रेजेंट इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। भैया इकोनॉमिक्स कहाँ से आ गया? अच्छा फिर भी आंसर दे ही सकते हो, पढ़ तो चुके हो ना। कंपनीज कैन एंटर और एग्जिट द मार्केट फ्रीली, यस। राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग। राइट हैंड थंब रूल से क्या निकालते हैं? लेफ्ट से फोर्स निकालते हैं, राइट से करंट निकालते हैं। लेकिन बेटा वो फ्लेमिंग का होता है, या फ्लेमिंग कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। तो राइट हैंड थंब रूल सबसे पहला वाला रूल, जिससे कि हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर निकालते हैं। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। फ्लेमिंग अगर लिखेगा तब लेफ्ट फोर्स राइट करंट, समझ आई बात? ठीक, तो ये सिर्फ राइट हैंड थंब रूल है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इन इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, मैंने आपको बताया था लेफ्ट हैंड रूल मोटर, क्योंकि मोटर में क्या लगता है? फोर्स लगता है, तभी तो मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल। और जो जनरेटर है उसमें जब फोर्स लगता है एक तरीके से, जब मोशन होता है तो उसमें करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, तभी वो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? विच फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स और मोशन, लेफ्ट हैंड रूल की बात कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड रूल में अगर आप देखोगे तो फादर मदर चाइल्ड, यही था, फादर मदर चाइल्ड। एफ से क्या था? फोर्स था। ठीक है, मोशन था, मोशन, तो वही दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन, ये आपका थंब दिखाएगा। ठीक है, बीच वाली मैग्नेटिक फील्ड और सॉरी मतलब फोर फिंगर आपकी वो दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर आपका करंट। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कैसा होता है? पॉइंट अलाउंग द कंडक्टर, कंसेंट्रिक सर्कल बनाएगा अराउंड द कंडक्टर, ऐसे 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 ऐसे। आखिरी क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू द फील्ड लाइंस, यस। जितनी ज़्यादा क्लोज होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, आसानी क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं यहाँ पर? 56 है। ठीक है, ये आपकी वो है आंसर की। कभी कभी आंसर की में कुछ आंसर गलत, कभी कभी तो नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे मल्टीपल लाइन से लगे, कभी कभी ऑर्डर गलत होने की वजह से ऐसा होता है, तो ऑर्डर गलत होने की वजह से हो सकता है, जिसकी वजह से आपका मतलब ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आपको एक दो गलत ऐसे नज़र में आए कभी ऐसा, तो फिर बाकियों के भी थोड़ा कंफर्म कर लिया करो, क्योंकि कई बार ऑर्डर में थोड़ी सी गलती हो जाती है ना। याद तेरी आएगी बेटा, गाना गाओ सब लोग एक एक, अब तुम लोग। ठीक है, मैं यहाँ बैठ के सुनूंगा, गाओ गाना। 33 एक्सप्लेन सही किया आपने, टिक गलत कर दिया, 33 का डी होगा। अच्छा, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, अब गाना गाओ भाई जल्दी जल्दी, ऐसे चल नहीं पाएगा। जो बैठे हो ना ये शांति से खड़े हो। देखो राहुल आया 100 रुपये लेके। राहुल बताओ क्या क्या फरमाइश है? मैं गाना गाऊँ तुम्हारे लिए? क्यों, ये मत सोचना बेटा 100 रुपये दे दोगे मैं गाना गाऊँगा तुम्हारे लिए। बेवफा तेरा मासूम चेहरा आया है योगेश। हाँ, तुम्हारे पास 11:11 तक की मोहलत है, अभी ना जाओ छोड़कर। ओह, ये कौन है? मैथ्स SHO 100 रुपये। बेटा यहाँ फंड कलेक्शन के लिए नहीं बैठा हूँ मैं, क्या समझ रखा है? सर रियोस्टेट क्या होता है? रियोस्टेट होता है जिस, वो ऐसा होता है जिससे कि आप रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो। जो रियोस्टेट होता है ना, जो रियोस्टेट होता है
इससे आप क्या है कि रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो। अच्छा, एक लॉ होता है एंड दैट इज़ लेंस लॉ उसको कहा जाता है। एक सेकेंड रुकना, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। लेंस लॉ में बस एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ये लॉ ये बोलता है, ठीक है, कि जो करंट होता है जिस वजह से प्रोड्यूस हुआ है उसी का ही अपोज करता है। इट इज़ लाइक जिस थाली में खाता उसी में छेद करता टाइप, जिस रीज़न की वजह से, जिस कारण की वजह से ये प्रोड्यूस होता है उसी का ही अपोज करता है, उसी से रिपेल होता है, ठीक है। रियोस्टेट क्या होता है मैंने आपको बता दिया, जिससे कि आपका रेजिस्टेंस चेंज होता है, रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को, ठीक है। और साइक्लोट्रॉन कोई पूछ रहा है ना, साइक्लोट्रॉन क्या होता है? ये पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है। एक साइंटिस्ट थे कुछ लॉरेंस करके उनका नाम था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। उन्होंने इसकी सबसे पहली बार डिस्कवरी करी थी, ठीक है। पार्टिकल एक्सेलरेटर का मतलब है चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना, एक्सेलरेटर, एक्सेलरेट, पार्टिकल एक्सेलरेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं काइनेटिक एनर्जी देने के लिए उनको यूज़ होता है, ठीक है, ध्यान रखना, साइक्लोट्रॉन उसको बोलते हैं। हाँ जी, तो भाई ये कौन है? विशाल शर्मा, नाइस सेशन सर, थैंक यू। ओके, नाच के दिखाओ सर। अच्छा बेटा, ये दिन बाकी रह गए थे देखने को ना। 5.0 कब आएगा? संडे को डिस्कस करें ये सारी चीज़ें। अभी तो नहीं आएगा, जब ख़त्म हो जाएगा, मतलब सीजीएल का नेक्स्ट साइकिल शुरू होगा, जब सीजीएल का पूरा एग्ज़ाम वगैरह हो जाएगा तभी कुछ होगा। अब आगे क्या होगा वो बैच वालों को बैच में बता दिया जाएगा, ठीक है, बैच वालों को बैचवा में बता दिया जाएगा, और जो यूट्यूब वाले हैं उनको यूट्यूबवा में बता दिया जाएगा। संडे को हम मिलते हैं, ठीक है। और दिन याद है ना, समय याद है ना, भूलना नहीं, उसको भी लेके आना साथ में, मतलब अपने दोस्त को, समझ रहे हो, सबको। तेरी याद माना आजा, तेरा दिल घबराजा, बैरन सॉन्ग कैसा है सर? संदेश अहलावत है तो सही। मुझे छोड़कर ही तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे बेटा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सर जी, इतने टाइम तक हमें झेल के कैसा लगा आपको? खैर पता तो नहीं चलता टाइम, बिल्कुल ना, चला जाता है एकदम, फुर्र से उड़ जाता है टाइम, पता नहीं चलता है। नहीं, बाकी कभी ऐसा कुछ, क्योंकि लास्ट क्लास है, ठीक है, तो ये व्हाट्सएप है, ठीक है, मेरा, जहाँ पर आप, वैसे तो उसके लिए आपका ये क्वेरी नंबर है ही, जो लिखा हुआ ये जो लिखा है ये नंबर, ठीक है, टेक्निकल क्वेरी, बैच रिलेटेड क्वेरी, बाकी सब क्वेरी के लिए, ठीक है। बाकी अगर मुझे ऐसा कुछ डायरेक्टली कुछ इम्पॉर्टेंट आपको सेंड करना हो तो आप इस नंबर पे कर सकते हैं, अगर इम्पॉर्टेंट ऐसा कुछ हो तो, ठीक है। 8840286735 पे अगर कुछ इम्पॉर्टेंट हो तो, ठीक है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब, है ना, तो ये नंबर याद रखना, मुझे मैसेज करके ज़रूर बताना, ठीक है। कल जब कल तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे पता है तुम्हारे अंदर अकड़ आ जाएगी, थोड़ी सी ईगो आ जाएगी, ठीक है, तुम्हें सब तो नहीं बताओगे। चलो, नहीं क्यों बताएं, पैसा दिए थे, फ्री में पढ़ाए थे क्या? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अगर कभी जैसे मन आए कि बता दें, है ना, खुश हो जाएगा, तो बता सकते हो यहाँ पे, ठीक है। कह दो ना, हाँ ये गाना सबसे बढ़िया लगा मुझे, योगेश कुमार का, कह दो ना +2, ठीक है। तो अक्टूबर में किसी को याद है क्या किस डेट को शुरू हुआ था? सर वेज मोमो खा लीजिएगा। ओहो। कौन है? CR रॉय, अच्छा बेटा, मोमोज खाता नहीं हूँ, फिर 100 रुपये तुम्हारे बर्बाद गया फिर तो, क्यों? तो लव फ्रॉम तमिलनाडु, क्या नाम है? संध्या रिश्वा, संध्या रिश्वा, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। लाल है सारा ठेला, लाल है सारा ट्रक, क्या है ये? टॉम द बिल्लू, ये टॉम द बिल्लू तुम्हारी हरकतें सुधरी नहीं है अभी तक, बैच ख़त्म होने को आ गया है, क्यों? शुरू में भी तुम बिल्कुल ऐसे ही थे और अभी आखिरी में भी एकदम ऐसा ही हो, कुछ भेजे में तुम्हें पल्ले पड़ी नहीं क्या बात, क्यों?
6 अक्टूबर 2025 को हुआ था। अच्छा, 6 अक्टूबर को हुआ था, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। आज कितना डेट है? आज है 27 मार्च। ओके, यानी कि 6 महीने के अंदर ही हमारा पूरा बैच कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट। सर आपकी तरह डाउन टू अर्थ बनना। अच्छा, लॉट्स ऑफ पीएफ लव फ्रॉम दार्जिलिंग, अनमोल तमांग, थैंक यू। ये पीएफ लव क्या होता है वैसे? क्यों? हवा हवा ए हवा परमार भुला दे हो। परदेशी मेरे जाना। योगेश कुमार, पर सर को कर्ज हो गया है शायद। अच्छा, कर्ज नहीं बोलते हैं बेटा, उसको कुछ और बोलते हैं। तुमने क्या मेरे को एड़ा समझ रखा है क्या? क्यों, पीएफ क्या होता है वैसे? प्रोविडेंट फंड तो सुना था। कल तू चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा? रिवाइज करेगा बेटा कल से तू, ठीक है? हाँ, कल से रिवाइज करेगा तू। मैं टीचर को लाइए सर, क्या होगा भाई? सारे दुखों का अंत होगा तुम्हारा 3 अप्रैल 7 बजे। 3 अप्रैल 7 बजे, ठीक? अकेले नहीं आना है, अकेले आने से पाप लगेगा। हमें इवन नंबर ऑफ लोग होने चाहिए। इवन नंबर ऑफ लोग, ध्यान रखना, यानी कि तुमको इवन नंबर ऑफ लोगों के साथ शेयर करना है क्लास में, बता दूं, ठीक है? हाँ, सर प्रणाम, मैं कृष्ण 4.0 बैच है। मैं अपनी बनाई मैथ्स प्रैक्टिस ऐप के बारे में एक मैसेज शेयर कर सकता हूँ अगर आप अलाउ करें तो? हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। कभी ना कभी तो मिलोगे, कहीं पे मिलोगे या क्या? अच्छा नहीं, ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। एंड सिलेक्शन हो जाए तो बस तुम भूल मत जाना, ठीक है? वो तो भूल जाओगे, तुम में से काफ़ी लोगों में ईगो तो आ ही जाता है। पिछले वाले बैच का तुम देखो तो भाई, शेयर किया था ना, 71 नंबर आए जीके में, ठीक? क्या बोल रहा है? मैंने कहा कि करें एक पॉडकास्ट, ठीक है? तो बोलता है कि ठीक है। जैसे ही पॉडकास्ट के टाइम बोलता है कितना दोगे? आई वॉज सरप्राइज भाई। तुम लोगों ने देखा होगा, मैंने शेयर भी किया था। कितना दोगे? मतलब मांगने में कोई हिचक नहीं है। कितना दोगे? सिलेक्शन नहीं हुआ है, कंप्यूटर में फेल है, लेकिन कितना दोगे? ठीक है, तो आई नो कि भाई ठीक है। मोदी जी, क्या मोदी जी? गाजर का हलवा सर। सर आपने तो अपना काम ख़त्म कर दिया, हमारी बारी जी। अभी मेरा भी काम ख़त्म हुआ नहीं है, ठीक है? लास्ट मोमेंट तक, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक मेरा भी काम ख़त्म हुआ नहीं है, ठीक है? मैं होल नंबर ऑफ़ लोगों के साथ शेयर करूँगा। जा बेवफा जा, याद नहीं करना। ओह, कौन है ये? पीयूष दुबे। चलो भाई, और बाकी अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि एक जो अपना फैटमैन का सेकेंड एडिशन आ रहा है ना, तो उसके लिए एक जैसे लास्ट पेज बनाना था। लास्ट पेज जो था वो, मतलब उसमें एक बनवाना था, क्योंकि पिछले वाले एडिशन में था नहीं। तो उसको मैं सोच रहा था कोई अगर ऐसा डिज़ाइन कर सके जो अपने 4.0 बैच की जो यादें हैं उससे कोई संबंधित, जो 4.0 बैच की जो यादें टाइप हैं, ऐसा कोई अगर डिज़ाइन कर सके, कोई हो डिज़ाइनर यहाँ पे, तो इस नंबर पे डिज़ाइन करके मुझे भेज देना, ठीक है? या इंस्टा पे शेयर वगैरह कर देना, या ठीक है इंस्टा पे तो वैसे तो स्टोरी वगैरह लग जाएगी, बाकी इस पर भेज देना, ठीक है? या उस नंबर पे भेज देना, इस पर भी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं चेक नहीं कर पाता हूँ, इतने सारे मैसेजेस होते हैं, तो मैं ज़रूर नहीं कि चेक कर पाऊँ, ठीक है? और ज़रूर नहीं कि मैं आपका रिप्लाई कर ही पाऊँ, लेकिन अगर आप बढ़िया से बना के भेजेंगे तो ऑब्वियसली अगर मैं देखूँगा तो रिप्लाई तो करूँगा ही, ठीक है? तो ज़रूर भेजिएगा, ठीक है? इस नंबर पे, उस नंबर पे भी, अगर कोई बनाए बढ़िया सा तो, और फिर उसको अगले एडिशन में रखा जाएगा।
परमार लाला की अलग ही बात है, अगले जन्म में फिर होगी मुलाकात। चप्पल कहाँ गई मेरी? क्यों रे, लाला हूँ मैं? लाला दिखाऊँ तेरे को? और ये अगले जन्म का मतलब क्या है? कहीं जा रहे हो क्या तुम? क्यों, कहीं छोड़ के जा रहे हो क्या हम लोगों को? ऐसी फालतू की बातें नहीं करते हैं, है ना? चलो, मास साफ सेकेंड एडिशन व्हेन फा, सेकेंड एडिशन विल बी फा ऑन, मतलब लास्ट ऑफ अप्रैल तक। माइंड मैप ऐड कर दो, माइंड मैप से थोड़ा सा मोटी बन जाएगी, बस ये है। मैं सोच रहा था माइंड मैप का एक अलग से निकालते हैं, क्योंकि उसमें जोड़ने से मुझे दिक्कत नहीं है। ये मत सोचना कि मतलब अलग से निकालने के चक्कर में, लेकिन बस वही थोड़ा सा मोटा बन जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि मतलब वो जो बुक है वो 500 के अंडर में ही रहे, सारा कंटेंट, मतलब बहुत 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 अच्छा एड ऑन हो रहा है, ठीक है? तो बहुत अच्छे एड ऑन्स हो रहे हैं, वो सेकेंड एडिशन में देखने को मिलेंगे। एक्सीडेंटली मिला था, रानी मैम ने सजेस्ट किया था और अब आपसे लगा हो गया, रोना आ रहा है। अच्छा, रानी मैम ने सजेस्ट किया था क्या? रानी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं वैसे, बहुत मतलब एकदम होता है ना एक जैसे आदर्शवान जो टीचर होता है वो है रानी मैम, तो फिर एकदम परफेक्ट। ये तो है फा, बिल्कुल। सर यति को बुलाओ, यति को, हाँ यति से याद आया, कल जो है, कल होता है, कल वो आजकल कन्या वन्या चल रही है ना, तो गई होगी खाने, ठीक है? तो क्या है कि थोड़ा सा ऐसा हल्का सा मोटो में लगा दिया गया होगा, तो बस उसको क्रेज़ हो गया, लिपस्टिक लगाया डाल रही पूरे दिन, ठीक है? और नेल पॉलिश खुद से ही, ठीक है? और चुन्नी ओढ़ के बोल रही थी, चाचू मेरी शादी हो गई। दादी दादी मेरी शादी हो गई, चाचू शादी हो गई मेरी। चलो, चलो भाई, चलो चलो चलो, थैंक यू। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं, और उम्मीद का दामन अभी छूटा तो नहीं। जी हाँ सुमित, बने रहेंगे हम लोग। तुम्हें भूल जाना मुमकिन नहीं, तो याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। बस बेटा, बस बस बस, रुलाओगे क्या? चलो भाई, थैंक यू। सर रो रहे हो क्या आप? नहीं बेटा, तुम में से किसी की रोने की आवाज़ आ रही, कलिंजर चा राजा। चलो इस संडे को मिलेंगे, जो भी आपके डाउट्स हो क्वेरीज हो, ठीक है, नोट करके रखना। ओके, मिलते हैं संडे को। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोग जुड़े और आप लोग मिले, ठीक है? स्टार्टिंग जी को लेकर मैं बताऊंगा आपको कैसा क्या है, जो भी, ठीक है, बैच वालों को, ओके? और ठीक है, प्रैक्टिस वगैरह तो करेंगे ही, और आगे की ट्रेजेक्ट्री क्या रहेगी वो ट्रेजेक्ट्री थोड़ी सी तो मैं बताऊंगा जैसे संडे को, लेकिन मेन जो ट्रेजेक्ट्री क्लियर होगी ना, एकदम क्लियर कट, एकदम मज़े आ जाएंगे अंदर, एकदम अलग ही मज़ा प्रस्फुटित हो जाएगा, वो 3 अप्रैल 7 बजे होगा शाम को। समझ आई बात तुमको? एकदम अंदर से ऐसे ना, ऐसे गुदगुदी सी हो रही है, ऐसे बोलोगे, ऐसे ऐसे कुछ तो चुनूने से काट रहे हैं अंदर से, समझ रहे हो? चलो भाई, थैंक यू। अच्छा, श्रीकांत सर ने बताया था, ओके, वो भी अच्छे हैं सर। बेटा यादव सक्षम, रुक जाओ तुम, ठीक है? क्यों फालतू में ब्लॉक होने वाले आखिरी दिन, मैंने क्यों सोचा क्यों मैं अपने हाथ गंदे करूँ, क्यों हिंसे में उतारूँ? थैंक यू, धन्यवाद। टमाटर रवा रहे हैं क्लास। चलो भाई, थैंक यू। कितनी बार बोला होगा मैंने थैंक यू इस क्लास में? सर सुपर चैट के पैसे कट गए लेकिन आई नहीं। अच्छा, मतलब पता है मुझे तुम लोग काफ़ी तेजू, ये सब ना तेजू टाइप के बच्चे हैं। ये क्या अपनी सुपर चैट भेजते हैं और उसको वापस भी ले लेते हैं, कहीं मास्टर को 100 रुपये ना मिल जाए गलती से। नहीं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। चलो एक बार और थैंक यू।